इंडिपेंडेंस के बाद में पता नहीं क्या इसका चेंज आया यार। एजुकेशन में कोई फॉल्ट किया है या क्या किया है कि कल्चरल एक्टिविटी को पिछड़ी हुई एक्टिविटी मानने लगे। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी ड्रेस पहनते थे, भैरव सिंह शेखावत भी इसी ड्रेस पहनते थे, अडवाणी साहब भी इसी ड्रेस पहनते थे। तो गांव में रहने वाला छोटा आदमी तो गहलोत सरकार आई, तो गहलोत सरकार ने भी सेम काम किया। खमा घड़ी दोस्तों, EBNW अपने आप में आज एक अनूठी और बहुत ही रिनाउंड हस्ती के साथ यहाँ पर आया है। हम आज हरी पैलेस में बैठे हुए हैं और हमारे साथ है राजेंद्र सिंह पचार जी। नमस्कार सर। ये एक जाने माने होटेलियर हैं, एक जाने माने बिल्डर हैं और ये पचार राज परिवार से आते हैं और राजस्थान की जो एक ग्रामीण क्षेत्र की संस्कृति है, उसको जिसे कहते हैं कल्चरल लेगेसी, कल्चरल हेरिटेज को बहुत अच्छे से आगे लेकर जा रहे हैं। तो आज हम कुछ चीज़ें इनसे डिस्कस करेंगे सर, किस तरह से राजस्थान की ग्रामीण भूमि को जिस तरह से आप आगे लेकर चल रहे हैं, कहाँ से ये आइडिया आ रहा है कि अगर हम बात करें कि राजस्थान की जो आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर यानी दुनिया इसकी बात मान रही है, लेकिन क्या कहीं न कहीं अभी इसमें और स्कोप है इसको पुश करने का? क्या कारण है कि आज भी अगर हम गाँव में देखें तो हमको उस तरह के कल्चरल प्रोग्रेस तो है, लेकिन इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं है, तो इसके पीछे क्या कारण है सर? मेरा नाम राजेंद्र सिंह पचार है। मैं पचार फैमिली से आता हूँ। हमारा पचार बेसिकली शेखावाटी का लास्ट विलेज है, इसलिए मुझे ग्रामीण परिवेश के बारे में पूरा नॉलेज है, क्योंकि मैंने मेरा बचपन भी जब छुट्टियाँ होती थी गांव में बिताया है, या हम लोग मेरा कनेक्शन गांव से ज़्यादा रहा है। और गांव के लोग क्या चाहते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, क्या हमारा परिवेश है, क्या हमारी खानदान है, क्या हमारे कल्चर है, इसको मैं बेखूबी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। तो मैं इसके बारे में जब कई बार जब बचपन में भी सोचा करता था कि ग्रामीण परिवेश को कब उठेगा ये, क्योंकि अगर हम स्वतंत्रता के पहले देखें तो ग्रामीण परिवेश बिल्कुल एक अलग थलग पड़ा हुआ था। वो अपने ही जगह अपने तक ही सीमित था। एक यूनिट, एक पचार यूनिट है तो वहाँ उसका खाती अलग था, उसका कपड़ा बनाने वाला अलग था, कास्ट करने वाले अलग थे। तो वो अपने आप में एक यूनिट था। उसके लोग अमूमन बाहर भी नहीं जाते थे और बाहर के लोग वहाँ आते नहीं थे। वो केवल अपने आप ही यूनिट था, इंडिपेंडेंट यूनिट था। अपना काम, खाना पीना, रहना सोना खाना, ये उनका बेसिकली परिवेश था। और इसके अकॉर्डिंग वो लोग अपना कल्चरल एक्टिविटी करते रहते। लेकिन धीरे धीरे कल्चरल एक्टिविटी बढ़ती चली, लेकिन वो जो कल्चरल एक्टिविटी से वो करते थे वो परिपूर्ण होती थी। अब इंडिपेंडेंस के बाद में पता नहीं क्या इसका चेंज आया और क्यों चेंज आया। क्या हमने एजुकेशन में कोई फॉल्ट किया है या क्या किया है कि कल्चरल एक्टिविटी को पिछड़ी हुई एक्टिविटी मानने लगे। पुराने हमारे कपड़े पहनना, अगर हमने किसी ने धोती पहन लिया, साफा पहन लिया, तो उसको एक वो बना बिना पढ़ा लिखा आदमी समझने लग गए। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी ड्रेस में रहते थे, भैरव सिंह शेखावत भी इसी ड्रेस में रहते थे, अडवाणी साहब भी इसी ड्रेस में रहते थे। तो उसके बावजूद भी राजनाथ सिंह जी उसी ड्रेस में रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारी इस परिवेश को एक बिना पढ़ा लिखा के परिवेश की भाषा में हम सोचने लग गए। अगर किसी ने घाघरा या ओढ़नी पहन रखी है, जो राजस्थान की बेसिक हमारे राजस्थान की परिवेश है लेडीज की, अगर वो लेडी कहीं वो पहन के जाती है तो दुकानदार उठता नहीं है। और कोई जीन्स पहन के लेडी चली जाती है तो दुकानदार खड़ा हो जाता है। ये जो बेसिकली करेक्टर कहीं न कहीं एजुकेशन की फॉल्ट के कारण से, या कहीं न कहीं कहूँगा मीडिया की फॉल्ट के कारण से भी आया है, कि हम पढ़ा लिखा उसी को समझते हैं जो जीन्स पहन के और आराम से टिप-टॉप होके आया है। लेकिन हमारे परिवेश में जबकि इंटेलिजेंसी अगर आप चेक कराएँगे तो फार इंटेलिजेंट आपको हमारे गाँव की लेडी मिलेगी आपको। उसको पूरा पता है, पूरे कल्चर की एक्टिविटी को जानती है। अब हम उसको जब पढ़ी लिखी लेडी को पूछेंगे तो कल्चर के कि नहीं आई डोंट नो। तो ये बेसिकली आज वो आई डोंट नो कहती है तो उसको आपको बोलना चाहिए, यार तुम क्या इस चीज में नहीं जानती। आज हम तीज त्योहार मनाते हैं, टीके क्यों लगाते हैं, आरती क्यों करते हैं, पाँव में धूप क्यों लगाते हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटी हमने इसको मंदिरों से जोड़ दी और एक ढकोसला समझने लगे कि ये सब ये बेकार ढकोसले हैं। तो कहीं न कहीं हमारी सरकार को जो पिछली चली गई उनको भी, या इस सरकार को भी, अब कहने का मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी इस पुरानी परिवेश को, हमारी कल्चर को ज़्यादा ध्यान दें। सेक्रेटेरिएट में भी कोई अगर आदमी आ रहा है तो उसको अगर वो बेटर परिवेश में आ रहा है, ग्रामीण परिवेश से आ रहा है, तो उसके लिए अलग क्यों होनी चाहिए? वो क्यों खड़ा रहे उस टाई कोट वाले के साथ में? क्यों खड़ा रहे वो पियोन के साथ में? उसके लिए आप अलग लाइन बनाए
वो उसको महसूस होना चाहिए कि साहब मैं ग्रामीण परिवेश से आ रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। अगर मैं पर्ची दे रहा हूँ किसी चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए या प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलने के लिए, तो मुझे ग्रामीण को पहले प्रायता मिलनी चाहिए। अगर ये सब चीजें सरकार अपने लेवल पे रही, सेक्रेटेरिएट से स्टार्ट करे, मंत्री के बंगले से स्टार्ट करे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसको स्टार्ट करे, तो हमारे ग्रामीण में रहने वालों की एक मनोभावना बढ़ेगी, हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो हमारा जो मनोबल तोड़ दिया गया है, उसको सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मीडिया को भी कहूँगा और आपके माध्यम से सरकार को भी कहना चाहूँगा कि हमारा मनोबल जो गाँव में तोड़ दिया गया है, कि गाँव में रहने वाला छोटा आदमी पिक्चरें दिखाते हैं, तो गाँव में रहने वाला अनपढ़ है। वो एक वैसे ही उन्होंने वही दिखा हाँ, दिया, आइडेंटिटी ठाकुर वैसे बदमाश है। ये बेसिकली क्यों ये पिक्चरें बनाई जा रही है, ऐसी क्यों आप बना रहे हो? ठाकुर की बात करें तो ठाकुर का मतलब बेसिकली उस गांव को डेवलप करके रखता था ना। बिल्कुल। एक गांव में जब ठाकुर आता था, तो पूरे आज जैसे मैं बिल्डर हूँ, तो बिल्डर कॉलोनी बनाता हूँ या टाउनशिप डेवलपमेंट करता हूँ, तो मैं ध्यान रखता हूँ कि ऐसे जैसे पंडित भी आ जाए, ब्राह्मण भी आ जाए, जैन भी आ जाए, बाकी सब कम्युनिटी के लोग इसमें आए, ताकि ये कम्युनिटी किसी एक कम्युनिटी की नहीं बन के पूरी टाउनशिप प्रॉपर रहे। उसमें हम मार्केट शॉप भी खोलते हैं, उसमें मंदिर भी बनाते हैं, उसमें ड्रेनेज सिस्टम भी करते हैं। तो हम लोग ठाकुर भी यही तो करते थे। उस गांव की सिक्योरिटी कैसी रहनी, हम लोग इसका ख्याल रखते थे। उस गांव में व्यापार कैसे हो, उसका हम ख्याल रखते थे। जो एग्रीकल्चर कर रहा है, उसके लिए इक्विपमेंट्स कहाँ से आएंगे, उसका हम ख्याल रखते थे। तो बेसिकली हमारा काम उसकी गांव की इकोनॉमी को बैलेंस करके चलने का था। अगर गांव में कोई चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, डाकू आ रहा है, तो उसकी प्रोटेक्शन हमारा काम था, हम ये करते थे। इसीलिए इकोसिस्टम बनाया था इको बड़ा स्ट्रॉन्ग, जो बट अब पूरा डिसबैलेंस हो जो गया, है ना? टोटली डिसबैलेंस हो गया है कि बृहद भारत का हुँ, हुँ। विस्तार में अब कल इस बृहद भारत तो पता नहीं बना नहीं बना क्या हुआ, लेकिन हमने हमारे गांव की यूनिट को तोड़ विखंडित कर दिया। दिया। इसको क्या करना चाहिए सर? जैसे ये जो माइंडसेट बन गया कि ये बैकवर्ड है, पगड़ी पहन ली तो बैकवर्ड है, यानी ये कैसे चेंज हो? मैं बता बिकॉज़ रहा हूँ ना आपको, हुँ, हुँ। उसको जो भी बड़े पद पे बैठे हुए हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं या ब्यूरोक्रेसी है या एसपी हैं या कलेक्टर है, आपने पगड़ी वाले को या जो प्रॉपरली ड्रेस पहन के आया है, उसको इंटेलिजेंट की परिभाषा में रखो। उसको ये मत समझो कि अनपढ़ है, वो भी उतना ही इंटेलिजेंट है। ठीक है, उसने आपने एमए कर लिया, आपने एमबीए कर लिया, उसने बीए एमबीए नहीं किया, लेकिन उसको उसकी फील्ड के बारे में आपके एमबीए से भी ज्यादा नॉलेज है। उसको इंटेलिजेंट समझना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा अपने को स्पेस देना पड़ेगा। स्पेस देना पड़ेगा। ये मंत्री से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेके कलेक्टर से लेके एसपी, अभी हमारे भजन लाल जी वो भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो वो इस चीज को समझेंगे कि बिल्कुल। भाई कि जैसे जो गहलोत साहब थे, वो जोधपुर से थे, बड़े शहर से थे, लेकिन हुँ, भजन लाल जी छोटे गांव से छोटे हैं। गाँव से है। भैरव सिंह जी छोटे गांव से थे, तो गांव की भाषा को समझते थे, गांव के आदमी को क्या चाहिए। आप गांव के आदमी को थोड़ा सा इज्जत दो, वो आपके लिए बहुत बड़ा हिंदुस्तान का सिपाही बन के आपके सामने एक आपकी इकोनॉमी ग्रोथ को चार चांद लगाएगा। केवल उसको एक मान सम्मान देने की आवश्यकता है। एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा सोसाइटी में, जो रूरल और अर्बन डिवाइड हो रहा है, मुझे क्या लगता है वो भी खत्म बिल्कुल। होगा। आज हमने ये एससी एक्ट वगैरह लेके आए वगैरह, क्यों लेके आए कि सारी जातियां समान हो। समान हो तो जाए। आज हमारे पास ग्रामीण में और शहरों में जो अंतर डेवलप हो रहा है, वो हाँ, ज्यादा से ज्यादा डेवलप, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? जब बिल्कुल। आपने एससी एक्ट तो बना दिए हुँ, हुँ, कि साहब ये रिजर्वेशन लोग आए, तो गांव वाले के लिए क्या रिजर्वेशन है? हुँ। आप उसका भी एक रिजर्वेशन सिस्टम बनाया गया, उसको वरीयता दें आप। तो ये बिल्कुल, एक बड़ा अगर काम करेंगे अपन, तो इसको अपन एक ग्रामीण परिवेश को अपन ऊपर उठा पाएंगे। बिल्कुल। अब जैसे मैंने कुछ देखा, जैसे हमने खुद ने देखी आपके यहाँ पर जो घर में जो पूरे परिवार में जो शादियाँ हुई, उसमें आपने एक हर छोटे-छोटे रिचुअल को बड़े अच्छे से फ़ॉलो किया। उसी परिवेश में जाकर आपने शादी की, तो मुझे जैसे वेडिंग टूरिज़्म पे काफ़ी फ़ोकस है सरकार का। वेडिंग टूरिज़्म मतलब आज हर कोई प्राइम मिनिस्टर से लेकर हर कोई वेडिंग टूरिज़्म की बात कर रहा है। लेकिन वेडिंग टूरिज़्म के साथ जो पुरानी अपनी रिचुअल्स की कहानियाँ हैं, मुझे लग रहा है वो कहीं न कहीं अभी भी छुपी हुई हैं, खोई नहीं, हुई हैं। जैसे आपने जो अपनी कुआँ पूजन की बात करी अभी, तो थोड़ा-सा हमारे ऑडियंस को बताएँ कि ये किस तरह का क्या था? यानी ये वेडिंग के साथ जो ये भाई कहानियाँ थी? भाई जैसे कि हमारे माननीय मोदी साहब का भी एक थॉट है, अभी राज्य सरकार का भी यही थॉट है, पुरानी राज्य सरकार की उसका भी, भाई टूरिज्म राजस्थान में कैसे डेवलप हो, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे पैसा बाहर से आता है। बिल्कुल। अगर हमने हमारी गांव में इकोनॉमी या घर की इकोनॉमी घर में रखते हैं, तो प्रोग्रेस नहीं होगी हुँ, 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 हुँ। जब तक कि बाहर का पैसा नहीं नहीं आएगा। आता है। ये टूरिज्म इंडस्ट्री इसमें विदेशी पैसा भी आता है हुँ, हुँ। और अदर स्टेट का पैसा भी राजस्थान में आता है। राजस्थान में वो खर्च होता है, और टूरिज्म इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग लुगे में है। एक साबुन बना रहा है, वो भी इसमें कॉटेज इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो कपड़े बना रहा है, धोबी है, माली है। हर आदमी टूरिज्म के व्यवसाय से ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है। तो ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अगर 10 आदमियों का है,
तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 80 लोगों का है। जी। सबसे बड़ा टूरिज्म का व्यवसाय का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को या हमारी जो राजस्थान में जो पिछड़ रहा है, अगर हमने टूरिज्म को फोकस कर लिया, जो वैसे तो राज्य सरकार, पिछली राज्य सरकार ने भी टूरिज्म को खूब प्रमोट किया है। मैं वो पुरानी बातों पे लेके जाऊं कि रूरल टूरिज्म को हकीकत पहले समझा भैरव सिंह शेखावत जी। ओके। उन्होंने सबसे पहले हेरिटेज टूरिज्म को चालू किया, जब हेरिटेज नाम की चिड़िया को नहीं हिंदुस्तान में थी, कोई नहीं बिल्कुल। जानता था। जी। उसने हेरिटेज टूरिज्म को चालू किया, कुछ सब्सिडीज दी, कुछ प्लानिंग करी और हमारे किले महलों को उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट किया। जी। धीरे धीरे वो डेवलप हुई। आज राजस्थान, आज उसी हेरिटेज को माननीय हमारे प्रधानमंत्री भी कैलकुलेट करते हैं। हमारे जो अभी मनमोहन सिंह जी ने भी हमारे हेरिटेज टूरिज्म को काफी प्रमोट उन्होंने भी किया था। कांग्रेस सरकार भी इसको हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करी। तो बेसिकली अब ऑल ओवर इंडिया या बाहर भी हेरिटेज टूरिज्म को हर लोगों ने एक्सेप्ट किया। ये देन केवल भैरव सिंह जी सरकार की थी। ओके। उसके बाद में टूरिज्म को अगर बाद में सेकंड अपमेटलेट दिया गया, तो वसुंधरा जी सरकार के द्वारा दिया गया कि उन्होंने क्या किया कि अगर कोई टूरिज्म व्यवसाय यहाँ करना चाहता है तो कन्वर्जन फ्री कर दिया उन्होंने, कि कन्वर्जन की कोई भी राशि आपको नहीं देनी है। ओके। ये हिंदुस्तान में इकलौता राज्य है जहाँ पे कन्वर्जन चार्जेस जीरो है। वाह! ये तो बहुत अच्छा वो है बहुत अपने बड़ी आप में। बात है। आज जो बड़ी-बड़ी होटलें आपको दिख रही है, सारी 7 स्टार, 5 स्टार होटलें दिख रही है, ये सारा का सारा उस कन्वर्जन पॉलिसी के कारण से है, जो उन्होंने वसुंधरा जी सरकार ने लॉन्च की थी। वाह! आज सारी आपको दिल्ली रोड पे आज सारे 5 स्टार, 7 स्टार, पहले लोग क्या करते थे, होटल बनाते थे, 1000 गज को कन्वर्ट कराते थे, बाकी के प्लॉट अनकन्वर्टेड होता था, काम तो उसी में आ रहा था। ये बात उन्होंने समझी कि यार कन्वर्जन का कैसा बहुत बड़ा पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन 10 लोग डायरेक्ट और 80 लोग इनडायरेक्ट हमारे व्यापार से जुड़ रहे हैं, हमारे राजस्थान की इकोनॉमी बेटर हो जाएगी। उन्होंने इस चीज़ को समझा और उन्होंने इस चीज़ को कन्वर्जन पॉलिसी फ्री करी, स्टैम्प ड्यूटी भी उन्होंने रिलैक्स फ्री करी। ये कई चीज़ें वसुंधरा सरकार ने करी। अशोक गहलोत सरकार आई, अशोक गहलोत सरकार ने भी सेम टू सेम काम किया, उन्होंने रूरल टूरिज्म पॉलिसी के लिए गया है। आज रूरल टूरिज्म पॉलिसी में कोई आदमी रूरल एरिया में काम करना चाहता है, तो उसको कन्वर्जन प्रक्रिया में नहीं जाना है। ये इकलौता राज्य राजस्थान है जिसको कन्वर्जन प्रक्रिया में भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना प्रोजेक्ट लो, अपना टूरिज्म डिपार्टमेंट जमा कराओ और विद इन 90 डेज आपको अप्रूवल टूरिज्म डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी वो लाके देगा और आप अपना काम स्टार्ट वहां पे कर सकते हो। केवल 30 फीट की रोड अप्रोच आपको चाहिए, तो अच्छा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लोनिंग मिलेगी, बिजली मिलेगी, सड़क मिलेगी, ये सबका सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी उन्होंने। तो ये उन्होंने भूतपूर्व सरकार ने किया। उन्होंने हमारे राजस्थान के जो भी अभी इकलौता राज्य है कि इंडस्ट्री का दर्जा अभी केवल भारत में हाँ, राजस्थान राजस्थान के पास में है, जहाँ हमारे बिजली में या यूटी टैक्स में, अगर अदर टैक्सेस में उन्होंने हमको होटलियर से इंडस्ट्रियलिस्ट बना दिया। ये पूर्व सरकार की देन थी। बिल्कुल। अभी जो भजनलाल सरकार साहब की सरकार चल रही है, उनका भी टारगेट फोकस टूरिज्म ही टूरिज्म है। पर है। अभी जो राइजिंग राजस्थान हुआ, उसमें भी टूरिज्म को बड़ा महत्व दिया गया। पिछले हम गायत्री जी राठौड़ थे, अभी जो रवि जैन साहब लगे हुए हैं, तो हर आदमी का अब ध्यान यही है कि इस टूरिज्म को कैसे कैसे बढ़ाया जा सके। लेकिन टूरिज्म खाली बातें करने से तो बढ़ेगा नहीं। बिल्कुल। जब तक हम रूरल एरिया को फोकस नहीं करेंगे, तब तक टूरिज्म नहीं बढ़ेगा। देखो, जयपुर में टूरिस्ट आता है, वो कॉर्पोरेट टूरिस्ट बिल्कुल। आता है या हवा महल देख लेगा, किला देख लेगा और परचेजिंग कर लेगा, चला जाएगा। लेकिन यही सिस्टम उसको अगर गांव में प्रोवाइड किया जाए, तो इसके लिए हमको केवल न केवल थोड़ा सा फोकस गांव को करना है कि वहाँ की अप्रोच सड़कें थोड़ी बेटर कर दी जाए। हर सड़क के ऊपर माइलस्टोन प्रॉपर्ली ढंग से लगा दिया जाए कि साहब ये गांव है, इसमें ये चीज मिलती है। अगर मैंने हाईवेज के ऊपर एक एक होर्डिंग्स लगा दें कि साहब इस गांव में ये चीज हाईलाइट है, आपको कुछ नहीं लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल। कि साहब इस गांव में जूतियां अच्छी मिलती है, इस गांव में कपड़े का व्यापार अच्छा होता है, इस गांव में वो ये जैसे वो वन डिस्ट्रिक्ट वन वो ओडीओपी आ रहा है ना, वन प्रोडक्ट, तो उसी को अपन वो कर आप लें उसको गाँव में। हाईलाइट कर दो। हाँ, हाँ। वो सरकार की अच्छी पहल है कि कम से कम उसमें मार्केट डेवलप होगा, और मार्केट डेवलप होगा तो कस्टमर वहां तक पहुंचेगा। बिल्कुल। वो तो आपकी एक वन डिस्ट्रिक्ट वन विलेज की बात हो गई, जी। लेकिन कोई ऐसे विलेजेस भी है कि उस एरिया में अगर कपड़े का आपने टाइटल कर दिया कि हाँ। कपड़े कपड़े बनेंगे यहाँ पे, जी। लेकिन वहां जूतियां भी बन रही है, तो हाँ, आप उसको भी लिखो साहब इस गांव में जूतियां बनती है। आपको हाईवे पे होर्डिंग तो लगाना है, बिल्कुल। हाईवे पे मत लगाओ, आप जो टोल प्लाजा होते हैं वहां लगा दो। आप टोल प्लाजा के ऊपर इतने बड़े बड़े बिल्डिंग होर्डिंग्स लगा के और उनके रूल्स लिखते हो, बिल्कुल। एक आप होर्डिंग वहां भी ये भी लगा दो। और सर वो भी जैसे जो अपन बात कर रहे थे, जो यहाँ पर अगर वेडिंग टूरिज्म से रिलेटेड जो रिचुअल्स हैं,
जैसे जो छोटी-छोटी, जैसे लोगों को नहीं पता है कुआँ पूजन का क्या मतलब है। वो कुआँ पूजन घर के पानी के हाँ, साथ है ना, गाँव के पानी के हाँ, साथ हाँ। एसोसिएटेड है। नहीं तो ये सारा भी करना नहीं, चाहिए अपने को? वो पूरी भी एक इकोनॉमी का ही पार्ट था। जी। जो हमारी ये वेडिंग्स हुआ करती हुँ, थी, हुँ, ये हुँ, हुँ। पूरी इकोनॉमी बूस्ट का ही पार्ट थी। हुँ, 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 अगर हुँ। कोई आदमी सेठ के पास पैसा है, हुँ, हुँ, हुँ। अगर वो वहाँ खर्च करता है, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? उस गाँव में। गाँव अगर में आपने जाएगा। अपनी बेटी को 100 तोला सोना एक्स्ट्रा दे दिया, तो क्या हुआ? आपका पैसा उठ के आपकी बेटी के पास चला गया, हाँ। आपकी बेटी ने उठा के लॉकर में रख दिया। लेकिन अगर वही पैसा खर्च करोगे, हुँ, हुँ, हुँ। तो क्या होगा? 100 स्प्रेड लोग होगा। खाना खाएँगे, हाँ, हर आदमी के पास पैसा पहुँचेगा। हाँ। तो भई उसका पैसा आप अपनी बेटी को दो, जो भी देना दो, लेकिन कुछ पैसा भी उसका आप खर्च करो। हुँ, हुँ, हुँ। शादियों में जो पैसा आप खर्च करोगे, वो सारा एक इकोनॉमी का ही पार्ट था, एक रूरल सिस्टम का पार्ट था। हुँ, हुँ, अब हुँ। जैसे हमारी शादियाँ होती थी, हुँ, हुँ, हुँ। सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं। जी। एक जो हमारे जो एक पाना आता है, जो एक तरफ सरस्वती जी विराजमान रहती है, एक तरफ लक्ष्मी जी विराज रहती है, एक हुँ, वो हुँ। गणेश जी विराजमान रहते हैं। हमने दुर्गा जी को वहाँ स्थान नहीं दिया है। हुँ, 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 हुँ। वहाँ हम भाई दुर्गा जी का स्थान अलग है, हुँ, हुँ, तो हुँ। हमने सरस्वती, लक्ष्मी और गणेश, हुँ, हुँ, हुँ। सबसे पहले हम गणेश जी की वंदन वंदन करते हैं जी। कि गणेश जी को पीले चावल बाँटते हैं। हुँ, पीले चावल बाँटते हैं तो बेसिकली हम गणेश जी को निमंत्रण देते हैं। ठीक है। फिर बाण बैठाते हैं। बाण बैठाने का मतलब है गणेश जी को हम स्थापित करते हैं। साहब पहले तो निमंत्रण दे के आए थे, हुँ, अब हुँ। आप आ गए हो तो आप यहाँ विराजमान रहो। जी। सारी देवियों को साथ में हम लोग विराजमान कराते हैं। हुँ, हुँ। उस समय फिर हम सरस्वती की पूजन करते हैं। अब सरस्वती की पूजन का मतलब क्या है, लोगों ने इसको बिल्कुल ऐसे ले लिया है। मतलब जो म्यूजिशियन आते थे, जी। उनको सरस्वती का स्थान दिया जाता था। वाओ! जो नगाड़े बजाने वाले थे या शहनाई हाँ, बजाने हाँ। वाले थे, जो मेन गढ़ की ठुकरानी होती थी या मेन जो सेठ की वाइफ होती थी, हुँ, हुँ। वो जाके उसको टीकी करती थी। अब उसको क्या, जब नगाड़े वाले को पूछ के आ जाओ, हुँ, हुँ। वो नगाड़े की पूजन नहीं है, वो माँ सरस्वती की पूजन है। वाओ! इसको लोग भूल गए। अब बिल्कुल। इसको बताना पड़ेगा भाई, ये नगाड़े की पूजन नहीं है, ये छोटा आदमी की पूजन नहीं है, ये बेसिकली माँ सरस्वती की पूजन है। उसके बाद हम लक्ष्मी की पूजन करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। लक्ष्मी जी पूजन का भी यही महत्व है कि जब हम लोग कुम्हार के घर जाते हैं, वो उसको चाक बोलने लगे, चाक भात, चाक भात। अब भात अलग है हुँ, एंड हुँ। चाक अलग है। चाक अलग है। चाक मतलब पोटर्स व्हील। हुँ, हुँ, हुँ। अब पोटर व्हील के पास जाना है, उस कुम्हार के घर जाना है, उसकी पूजा करनी है हुँ, कि हुँ। वो आपको पूरी साल भर मटकियाँ में ठंडा पानी पिलाता है, वाओ! आपको कितना 10 चीजें बना के देता है, तो हाँ। कम से कम उसका मान सम्मान तो करो। बिल्कुल। उस केस में हम लोग वहाँ पे लक्ष्मी जी का ध्यान रखते हुए हम उसकी पूजा करने जाते हैं। उसके घर जाएँगे, उसकी पूजा करेंगे, उसको कपड़े देंगे, टीका लगाएँगे और मटकियाँ रख के लेके आएँगे। वो एक चिन्ह स्वरूप है। टारगेट क्या था? हमारे उस कुम्हार की इज़्ज़त बढ़ाना। मैं जो वाओ! आपको कहना बोला बिल्कुल। कि जब तक हम हमारे लोगों की इज़्ज़त नहीं बढ़ाएँगे, हाँ। तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएँगे। वो उधर इक्विलिब्रियम भी नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम नहीं हुँ, आएगा। अगर हुँ। पंडित है तो अभी पंडित की पूजा नहीं करी हमने। हुँ, 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 हुँ। अभी हमने सबसे पहले पूजा किसकी? जो हमारे लिए म्यूजिशियन बजा रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। बाद में किसकी पूजा करी? जो हमको ठंडा ठंडा पानी पिला पानी रहा दे है, रहा है। जो हमको बर्तन दे रहा हुँ, है, हुँ, हुँ। सामान रखने की जगह दे रहा है, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स बना के दे रहा है। हुँ, तो हुँ। ये सब चीज़ें हमने उस सेकंड पूजा उसकी करी। भई हर आदमी भूले नहीं, जी। शादी में पहले जाके उसको पूजा करके आए, वाओ! उसकी पूजा करके आते हैं। फिर वो लड़कियाँ उसको लेके आती है और लड़कियाँ लाके हमारा उसको उतारने का सिस्टम जो होता है, आपको तो पता नहीं क्या सिस्टम, हुँ, हुँ। बाकी उसको जो मटकी को जो लेके आता है, वेलकम जो करता है, हुँ, हुँ। वो घर का जवाई करता है। क्योंकि अच्छा। उस टाइम सबसे बड़ा मेहमान आपका जवाई होता है। वाओ! वो उसको वेलकम करता है, मतलब उनको वेलकम भी किसने किया? आपके जवाई ने। जवाई ने। तो आपने उनको भी मान-सम्मान दिया। बिल्कुल। तो बेसिकली ये चाक है। चाक मतलब लक्ष्मी माँ की पूजा। वाओ! तोरण सरस्वती की पूजा बेसिकली करी, स्वागत लक्ष्मी का जी पूजा पार्ट की, है, गणेश गणेश जी जी की की पूजा करी। अच्छा। हाँ, उसके बाद में ओह! तोरण इज़ ए बाद में जो अच्छा। हाँ, ओह! स्वीपर आता है, तोरण नाम का एक राक्षस हम उसकी पूजा करते हैं, जो ओके। शादियों में ऐसा भी है? विघ्न करता था। अरे वाह! अब आपने अच्छा। जो समाज का सबसे छोटा जब आदमी दूल्हा जो आता गाँव की है, सफाई तो करता उसको है, तलवार से उसको भी या कुर्डी पूजन, खेजड़ी की हुँ, डाली उसको हम से कुर्डी कुर्डी पूजन पूजन करते हैं कि हाँ। जब करता है, ये जो जहाँ मतलब उसको गोबर डाला भीगता है। जाता है या ओके। कचरा रखा जाता है, अन्यथा वहाँ ले अब जाके लोग उस तोरण कुर्डी में की आके पूजा की गणेश जी जाती है। लगाने लगे। हाँ। उसकी भी हम पूजा करते समझते ही हैं। नहीं, ये स्वागत का एनवायरनमेंट को पार्ट है ही नहीं, क्लीन रखने का क्लीन तरीका रखने है। का। अब बताइए, आज हमें नहीं वहाँ पता सब था। किसी को कचरा डाल दो। अब तोरण कोई को आप ध्यान नहीं मारते देता। हो कोई कि नहीं भैया देता, अब हाँ। तुमको भाई, मार तोरण हमने मार दिया है, कचरे की भी अब पूजा तुम करी बंद है। करो। सब लोगों उसने को आपने हमने उसको समान रिस्पेक्ट हाँ, दिया। आपने साइड ना कर दिया, साइड कर दिया। कुर्डी सुसाइड कुर्डी कर मतलब दिया है। उसकी सारी जब गोबर गोबर वोबर सारा खत्म सामान करिए, कचरा डाला देन जाता है, आप उसकी आगे भी हम जा रहे हो। पूजा के फिर उस आपकी समय पूजा रिचुअल्स करते होती हैं। है। अब ये सब फेरे रिचुअल्स भूल होते गए। हैं, वगैरह भाई होते हैं, कुर्डी की वो पूजन पूरी का बड़ी क्या मतलब प्रक्रिया कि है। भाई जो जो अग्नि को कुर्डी साक्षी में बनाते सामान हैं, डाल पानी रहा को है, साक्षी बनाते उसको हैं। बुलाओ। मतलब अगेन हम हर चीज़ में एनवायरनमेंट को ध्यान रखा है। उसको आप टीके लगा रहे हो, उसके मोड़ी बांध रहे हो, उसको दक्षिणा दे रहे हो, बात तो पैसा वही दे है, रहे हो, कपड़े सेम ही दे है रहे ना। हो। कहाँ हुआ? अभी तो शादी बस चालू हमने भी नहीं हुई है। मुस्लिम हाँ, संप्रदाय में और आपने आपने हाँ समाज बोला, के सब ना लोगों बोला, को सबको शादी हिस्सा बना लिया पूरा। सबको हमने हिस्सा लोगों ने बनाया। आपको क्या किया?
अभी इसको कोई नहीं एक जानता, रिचुअल का पार्ट हाँ। बनाया। तो वो हमने कुर्डी पूजन अग्नि को होती भी है। साक्षी, अग्नि को साक्षी ये कोई हमारे को अग्नि जी देख रही है जिसको क्या? हम नहीं देख रही। नहीं। लेकिन वो हमको एक दूसरी लक्ष्मी बेसिकली सात रहने दूसरी लक्ष्मी की के हिसाब से कश्में पूछते हैं खिलाई भाई, जाती है ताकि बताओ। हम एक बेसिकली हम आपस जो में बंधे रहे। एक डेडिकेशन अच्छी लक्ष्मी होती है, एक डेडिकेशन बुरी रहे कि लक्ष्मी, भैया उनके मैंने हिसाब वहाँ से बैठ उसको के पूजा करते हैं अग्नि जी कि के भाई सामने ये बैठ भी के पानी के लक्ष्मी सामने का ही बैठ के ये पार्ट है। बातें करिए। ओके। ये तो ये लक्ष्मी गलतियाँ जाती होनी अच्छी चाहिए। लगती है आज गीता और में हाथ लक्ष्मी रख के जाती हम अच्छी लगती है, वो तो हम कोर्ट में उनकी जाके पूजा करते बातें हैं, भैया करते हैं, आप क्यों? आए लक्ष्मी जी, आप बाहर जज विराजना, आप जाते मंत्रिमंडल शपथ लेता है कि अच्छा। आपकी बातें करके रहता है। लक्ष्मी जो क्या कहते है, हैं आपका झूठ नहीं मुख बोलूंगा, अच्छा ये नहीं बोलूंगा, ये नहीं करूंगा। तो दोनों को क्या हमने होता है? लक्ष्मी नहीं योग होता। खुश किया है, लेकिन लक्ष्मी तो चंचल वो है, एक कभी रिचुअल का यहाँ पार्ट कभी है। वहाँ, जी। वो तो चलती जैसे रहती वो है। रिचुअल का पार्ट है आता वैसे बता भी दो। एक ये भी रिचुअल का पार्ट है कि ये भाई सारी की आपने सारी अग्नि के प्रथाएं सामने फिर ब्राह्मण पंडित बोलना की है, पूजा सामने इसको करते साथ हैं, रखूंगा, पंडित को भी जिंदगी भर पूरा साथ मान रखूंगा, ये तो करूंगा, ये समाज करूंगा, का इसका हर वर्ग, ख्याल रखूंगा, इसके फिर कपड़ों का हम वो ध्यान जो रखूंगा, इसके पोटली होती है वस्त्रों का पैसा ध्यान इकट्ठा रखूंगा, करने इसके वाले, वो गहनों का गांव के ध्यान जो रखूंगा, बनिया होता है इसको उसको मैं बुला, खुश रखूंगा, इसको साहब माता के ये साथ में, आज से मेरे तुम पिता के इसकी साथ में, रखवाली करो, इसका सामंजस्य सारा बना। पैसा ये सब खर्चा तुम बातें कामदार जी तुम पंडित के करो। द्वारा बोली जाती उस है। समय हम लोग क्या करते उस हैं? बनी के 7 दिन के रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बनी को दी जाती है, पूरा डेलीगेशन ऑफ टास्क पूरा है। डेलीगेशन ऑफ टास्क है। मतलब इसमें हमने ब्राह्मण को, बनिए को, कुम्हार को, स्वीपर को, हर आदमी को हमने, पोटर को, हर आदमी को स्थान दिया है। तो फिर कोई वो भी कुआं पूजन कब होता है सर? कुआं पूजन जब हम लोग वापस दुल्हन को लेके आते हैं, अच्छा। जब दुल्हन वापस आ जाती है, हम्म। तो सबसे पहले, अब ये तो पहले के रिचुअल्स हो गए, बाद में जो भी प्रोग्राम सब चलते रहते हैं। अब जैसे तोरण, जी। अब तोरण का क्या मतलब समझते हो आप? वो स्वागत के लिए लगाते हैं, जो फिर वो उसको वैसे करते हैं। क्यों है, क्या है? नहीं सर, पता किसको ही नहीं पता है। नहीं हाँ, पता ही नहीं तोरण है। बेसिकली स्वागत का पार्ट है ही नहीं। अच्छा। हाँ, तोरण इज ए राक्षस। अच्छा। हाँ, ओहो। तोरण नाम का एक राक्षस था जो ओके। शादियों में विघ्न करता था। अब आप लोगों को अच्छा। ध्यान होना चाहिए। तो जब दूल्हा आता है तो उसको तलवार से या खेजड़ी की डाली से उसको काटते हैं उसको, है ना? टच करता है, अच्छा। मतलब उसको भेदता है वो कि भैया ओके। तुम, अन्यथा अब लोग तोरण में आगे गणेश जी लगाने लगे। हाँ। समझते ही नहीं, ये स्वागत का पार्ट है ही नहीं, ओके। बताइए, हमें नहीं पता था। किसी को नहीं पता है। अब तोरण को आप मारते हो कि भैया अब तुमको मार, तोरण मार दिया है, अब तुम अंदर हो, तो उसने, आपने उसको उस हटाया है, राक्षस को साइड कर दिया। सुसाइड कर दिया है, उसकी सारी पावर को आपने खत्म खत्म करी है। कर दिया। देन आप आगे जा रहे हो, ओके। फिर आपकी रिचुअल्स होती है, 7 फेरे होते हैं वगैरह होते हैं, वो एक बड़ी प्रक्रिया है। अग्नि को साक्षी बनाते हैं, पानी को साक्षी बनाते हैं, मतलब अगेन हम हर चीज में एनवायरनमेंट को ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल। यूरोप में गए, माला पहने, चोपड़, बात तो वही है, सेम ही है ना। बस हमने अग्नि मुस्लिम को संप्रदाय में प्रचलित- आपने हाँ बोला ना बोला और आपकी शादी हो गई। हम लोगों ने यहाँ क्या किया, इसको एक रिचुअल का पार्ट बनाया। हमने अग्नि को भी साक्षी, अग्नि को साक्षी कोई हमारे को अग्नि देख रही है क्या? नहीं देख रही, नहीं। लेकिन हमको एक बेसिकली साथ रहने की वो कश्में खिलाई जाती है ताकि हम एक बेसिकली हम आपस में बंधे रहे, डेडिकेशन रहे। डेडिकेशन रहे कि भैया मैंने वहां बैठ के, अग्नि जी के सामने बैठ के, पानी के सामने बैठ के ये बातें करी है, तो ये गलत नहीं होनी चाहिए। तो वो आज गीता पे हाथ रख के हम वो जज कोर्ट में जाके बातें करते हैं, क्यों भाई? जज मंत्रिमंडल शपथ लेता है, गीता की बातें करके रहता है, इससे क्या है कि झूठ नहीं बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा, ये नहीं करूंगा, तो क्या होता है? नहीं होता। लेकिन वो एक रिचुअल का पार्ट है। जी। जैसे वो रिचुअल का पार्ट है, वैसे भी ये भी रिचुअल का पार्ट है कि भाई आपने अग्नि के सामने बोला है, सामने इसको साथ रखूंगा, जिंदगी भर साथ रखूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, इसका ख्याल रखूंगा, इसके कपड़ों का ध्यान रखूंगा, इसके वस्त्रों का ध्यान रखूंगा, इसके गहनों का ध्यान रखूंगा, इसको मैं खुश रखूंगा, इसको माता के साथ में, पिता के साथ में इसका सामंजस्य बना। ये सब बातें पंडित के द्वारा बोली जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पंडित जल्दी जल्दी खाली करा, तो पैसे कितना लेगा? 500 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा तेरे को, जल्दी कराने के पैसे 500 रुपए। और हम आते क्या करते हैं, जाके हमने पंडित को 500 रुपए दे के आ गए, सही कहा। और क्या किया भाई, कब जल्दी से फेरे करा जल्दी देगा फेरे करा भाई, दे। उसके बाप का क्या जा रहा है? सही है, उसको पैसे मिल गए, उसको काम पैसे खत्म। मिल गए, आप राजी हो रहे हो। अब ये भ्रांतियां एजुकेशन के मार्फत आ रही है, ऐसे लोगों को हमको निष्क्रिय करना चाहिए कि तुम गलत चीज को मत प्रमोट करो। अगर 15 मिनट फेरों में ज्यादा लग जाएगा तो क्या हो जाए, जिस पर्पज के लिए तुम यहाँ आए हो, ये दारू पीने और खाना खाने तो नहीं आए, बिल्कुल। जिस पर्पज के लिए तुमको बुलाया गया है उस बावड़ी बनाओ और सीधे स्वर्ग में जाओ। हमने क्या, हमारी जो बेसिक मानसिकता थी ना, उसको हटा दिया। हाँ, फेरे में बैठते भी नहीं, अब तो रात नहीं। को होते हैं, सब उठ के चले जाते हैं। चले टाइम से। हाँ। तो भाई जिस पर्पज से तुमको बुलाया गया है, जिस पर्पज से तुमको यहाँ 400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर से तुम हवाई जहाज से आए हो या ट्रेन से आए हो, उन सब का क्या बिल्कुल। खाली हंसी ठाठा करने के लिए? नहीं भाई, जिस परंपरा के लिए उसको तो सोचो, नहीं उसको तो पूरा कराओ कम से कम। अब ये उसके बाद में जब हम लोग वापस आते हैं, दुल्हन को लेके आते हैं, तो सबसे पहले बॉर्डर की पूजा करती है दुल्हन। अच्छा। बॉर्डर पे जो गांव का बॉर्डर होगा वहां उतरेगी और दूल्हा दुल्हन उतरेंगे, बॉर्डर की पूजा करेंगे कि साहब हमारी आप
जो भी इस एक एरिया के देवता है हमारी रक्षा करना, तो आपको एक अच्छा। मनोबल आता बढ़ता है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर ओके। फिर जो दुल्हन आती है वो अन्नपूर्णा जहाँ खाना बना है उस एरिया में जाती है वाओ। कि साहब इस जगह खाना बनाया गया था, हजारों लोगों को खाना खिलाया, उस एरिया को, उस खाना बनाने वाले को आप टेकी करते हो, उसको मान सम्मान देते हो। दूल्हा दुल्हन जो उस एरिया के सबसे बड़े हीरो है वो जाते हैं और उसको जो खाना बनाने वाला है उसको दे के आते हैं, उसको उसका मनोबल बढ़ता है वाह। कि साहब दूल्हा दुल्हन दुल्हन ने आके, राजा की लड़की ने या रानी की लड़की ने या मुख्यमंत्री जी की बहू ने आके मेरे धोख लगाई, तो उसका मनोबल बढ़ गया, नहीं पूरा बढ़ एक गया? अच्छा सा हाँ, इकोसिस्टम बना के, इकोसिस्टम यानी ये आप वेडिंग देगा और उसका टूरिज्म की मनोबल जब बढ़ भी गया, बात कर रहे मतलब हैं। वो अच्छी तरह से काम कर पाएगा कि यार कल लोग आए थे और वो मेरे धोख दे के गए थे, हाँ, तो आपका मनोबल बढ़ गया ना। बिल्कुल। ये सारी की सारी चीजें ग्रामीण परिवेश को बढ़ाने की थी, इसमें इसमें कोई ऐसा कुछ मामला कुछ नहीं भी, था, हाँ, सबको केवल इक्वल वो मोरल किया है, बूस्टिंग, हाँ। कि मोरल बूस्टिंग करने का था, ये सारा खेल मोरल बूस्टिंग का था। फिर बाद में हम जो भी वहाँ का कुआं होगा उस कुएं के पास जाएंगे, क्योंकि पानी हमारे जीवन का सबसे अहम अंग है। हम उसको वही इसको गंदा नहीं करेंगे, ज्यादा पानी नहीं ढोलेंगे, तो जाके ये सब बातें वहां बोली जाती है कि साहब आप कुएं पे जा रहे हो तो आप कुएं पे जा रहे हो तो कुएं की इज्जत करो, इसको ज्यादा का पानी का वेस्टेज नहीं करोगे, गंदगी इन पे नहीं डालोगे। आज नदियों में पानी नाले छोड़े जा रहे हैं, यानी उस टाइम पर ये पानी को कैसे कंजर्व बहुत- करना है, ये भी चीज थी। बिल्कुल ज्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि राजस्थान तो पानी ही सब कुछ है यहाँ पे। अगर पानी नहीं तो राजस्थान में कुछ नहीं, बिल्कुल और राजस्थान में नदियां तो हमारे पास थी नहीं, नहीं थे। तो राजस्थान का भौगोलिक स्थिति थोड़ी ऊपर है। अगेन यहाँ बाहर की कोई नदियां यहाँ पे राजस्थान में एंट्री नहीं करती एक्सेप्ट चंबल को छोड़ के। बिल्कुल हमारी खुद की लोकल नदियां जो पहाड़ों से बनती है और 15-20 दिन कुछ टाइम के लिए 15-20 आती दिन हैं, चलती है, हाँ, उसी से हमारा वाटर सोर्स। अगर दूल्हा बनना है तो उसको राजस्थान से चलेगी तो वाटर कैसे रूबरू होना ही पड़ता है कि ऑपरेट होगा, तो वो होता नहीं है। तो इसलिए पानी पे हम बहुत ज्यादा फोकस करें, बावड़िया बनाने का काम, कुएं बनाने का काम, ये धर्म से जुड़ा हुआ था कि बावड़ी बनाओ सीधे स्वर्ग में जाओगे, कुआं बनाओगे सीधे स्वर्ग में जाओगे, कोई स्वर्ग में इनके कार्य नहीं गया है। लेकिन हमारी मनोबल तो बढ़ाने के लिए, उसकी इज्जत, पानी को इज्जत देने के लिए, ये पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक परंपरा में भी यक्षों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। यक्षों को, यक्ष मतलब कुबेर, कुबेर यक्षों का राजा है। ये एक यक्ष प्रजाति थी, जैसे गंधर्व, मानव, नर, वैसे यक्ष प्रजाति थी जो कुबेर जिसके वंश से आते हैं, राक्षस, और ये अलग अलग वर्ण थे कि भाई कौन क्या क्या करेगा, राक्षस अलग करेगा, वो अलग करेगा, यक्ष ये करेगा, गंधर्व ये करेगा, किन्नर ये करेंगे, अलग अलग मामला था। सब गंधर्व क्या डांस वांस का जो प्रोग्राम होगा सब गंधर्व और किन्नर करेंगे। अच्छी काम, तो आज भी हम अच्छा काम होता है हम किन्नरों को पकड़ के लाते हैं कि किन्नर ने पैसा दे दिया तो उस पैसे को हम उठा के जेब में गले में रखते हैं, आशीर्वाद समझ के रखते हैं। क्यों? कि उन किन्नरों को अपन एक अलग भाव से, आदर भाव से देना चाहते हैं कि अगर भगवान ने उनके घर में कुछ किया है तो कम से कम मानव का ड्यूटी हो जाती है कि उनको इज्जत देवे। तो वो उनको इज्जत देने के लिए उस पैसे से कुछ पैसा तो आपके कर्म से और आपके व्यवहार से आएगा या आपके तकदीर से आएगा, उससे तो नहीं आएगा। लेकिन हमने इसके मार्फत उस किन्नर को उसका मनोबल बढ़ाया है। ये सारी खेल देखो मनोबल बढ़ाने की हो रही है, पूरा एक अच्छा सा इकोसिस्टम बना के, यानी ये वेडिंग टूरिज्म की जब ये बात कर रहे हैं, अगर इसके पीछे ये सारी कहानियां और ये सारे ट्रेडिशन आ जाए, मुझे लगता है वो समाज की हट जाएगी। आज हम लोग को ये सब चीजें, अगर वेडिंग टूरिज्म को बढ़ाना सरकार चाह रही है ना, और मोदी साहब इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इन रिचुअल्स को भी साथ साथ उनको प्रमोट करना चाहिए कि वेडिंग टूरिज्म का क्या है। और राजस्थान जितना वेडिंग टूरिज्म के अंदर माहिर है, अब हमारे यहाँ के कपड़े आपके पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे। आज हमारे पूरी, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में भी किसी की शादी हो रही हो तो लहंगा तो जयपुर का ही पहनेगी, ज्वेलरी तो वो जयपुर की पहनेगी, चाहे वो कंगना रनौत की हो रही हो, चाहे वो ऐश्वर्या जी की हो रही हो, या किसी भी की हो जाए, चाहे मतलब फिल्म फॉरेन की आके हीरोइन भी अगर वो शादी करेगी तो बेसिकली मतलब तो कहने का किसी की भी हो, लेकिन वो बेसिकली शादियां में यहीं के कपड़े पहनना पसंद करती है। जोधपुरी कोट स्पेशली यहीं से शुरू हुआ है, जोधपुर से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल, आज कोई शादी हो तो जोधपुरी कोट से ही मैं पहनेगा। शेरवानी, ये भी यहीं की परंपरा है, तो शेरवानी पहनो, चाहे कोट पहनो, लहंगे यहाँ के, ज्वेलरी यहाँ की, और सबसे इम्पोर्टेंट साफा भी यहाँ का। तो अगर दूल्हा बनना है तो उसको राजस्थान से उसको रूबरू होना ही पड़ता है। इतना दुल्हन बनती है तो राजस्थान से रूबरू। तो हमारी वेशभूषा का बहुत बड़ा हमारा योगदान है। अगर हमारी इस वेशभूषा को हम ढंग से रिपीट करें तो ये पूरे देश और विदेश में इसकी ख्यातियां फैल सकती है।
हर जगह हमारे पास टेलर बैठे हुए हैं, हर जगह हमारे पास डिजाइनर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी रीच वो नहीं हो पा रही है और कुछ लोगों के हाथ की वो कठपुतलियां बन जाती हैं। हम चाहते हैं कि एज ए मैं रूरल एरिया का आदमी होने के नाते मैं चाहता हूँ कि रूरल को डायरेक्ट प्रमोट करो आप। ये सब चीजें अगर डायरेक्ट प्रमोट करोगे तो रूरल अपने आप में सर प्रमोट होगा। डायरेक्ट कैसे प्रमोट कर सकते हैं इसको, जैसे थोड़ा सा आप आइडिया अगर दे भाई तो। जैसे कि हम्म, सबसे पहले तो उसका मान सम्मान बढ़ाओ। ठीक है। ये जो मैंने आपको पहले बातें बताई ये सब हम्म, केवल उसकी मनोबल उसको बढ़ाने की प्रक्रिया थी, हम्म, न कि उसको कोई पैसा देने की। उसको आपने कहीं कहीं भी पैसा नहीं दे रहे हो, हम्म, उसको केवल आप उसकी इमेज को बिल्ड कर रहे हो कि यार तुम समाज का बड़ा पार्ट है। वो आजकल हमने अभी करा नहीं है। चाहे जाने या अनजाने में या एजुकेशन के मार्फत छूट गया वो अपने छूट से, गया है। बिल्कुल। मैं जब वो तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अब हमको पता चल रहा है तो हमको हमारे ग्रामीण परिवेश को मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। नंबर वन, जैसे ही मान सम्मान बढ़ेगा वो अपना काम वहां बैठ के करेगा, न कि शहर में आके करेगा। वो वहां अपने 1 बीघा के मकान में रह रहा है। माइग्रेशन चेक होगा सबसे यस, बड़ी चीज उससे, है ना। वो जो यहाँ आके 150 गज के मकान में कच्ची बस्ती में आके रहता है वो यहाँ नहीं आएगा। बिल्कुल। वो यहाँ के रहता है, वो कहाँ रहता है? जयपुर में रहता हूँ। जयपुर में वो कच्ची बस्ती में रह रहा है, हाँ, लेकिन उसकी बाजार इज्जत क्या है बाजार में? और यार ये जयपुर रहता है यार ये। बिल्कुल। हाँ, और वो गांव बेचारा में जो किस रह रहा है, परिस्थिति में रहता है वो नहीं पता जबकि किसी को। दयनीय स्थिति में है, वो बताता हाँ, नहीं है जाके गांव में मैं हाँ, कैसे रह रहा हूँ। बिल्कुल बॉम्बे में जाके रह जाएगा, खाना ढंग का नहीं मिल रहा है, जी, 10 बीमारियां मोल ले रहा है, लेकिन बताएगा नहीं। लेकिन बताएगा नहीं क्योंकि इज्जत वहां मिल रही है। इज्जत मिल रही है, साहब जयपुर में रह रहा है, इज्जत मिल गई। सही कह रहा हूँ मैं गलत कह रहा हूँ? शादी भी हो जाएगी जल्दी। शादी भी जल्दी हो लड़की जाएगी मिल जाएगी कि साहब जल्दी। जयपुर में रह रहा है शादी जल्दी हो जाएगी, गांव में रह रहा है शादी नहीं होगी। बिल्कुल। अब ये सब चीजें हमको एक बार उसकी मनोबल को बढ़ाना पड़ेगा। इसके अंदर देखो आपके अखबार वालों का भी उतना बड़ा योगदान है, टीवी वालों का इतना बड़ा योगदान है कि वो हम लोगों को गांव वाले लोगों को प्रमोट करें, हमारा मनोबल बढ़ाए। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मनोबल बढ़ा दिया तो हम लोगों का पलायन रुक जाएगा। बिल्कुल, जो सबसे बड़ा चैलेंज जो है आज के सबसे बड़ा टाइम पे। चैलेंज है, अगर हमने पलायन रोक दिया और हमने खाली सड़कें बना दी और हाईवेज के ऊपर आपने हमारी मार्केटिंग कर दी बिल्कुल। कि साहब यहाँ इस गांव में ये होटल है। जैसे आज बगरू वगैरह ये सारे अपने आप में वो यस, बन गए आज हैं। जब बगरू है तो बगरू हाईवे पर लगाओ कपड़े। साहब बिल्कुल। यहाँ सांगानेर में साहब ये कपड़े हम्म, मिलते हैं, बगरू में ये मिलते हैं, मेरे गांव में साहब जूतियां बनती है या ये बनती है। आप उसके साहब इस गांव में ये मंदिर है। अब होता क्या है, खाटू श्याम जी, सांवलिया जी, श्रीनाथ जी, आप उनको तो प्रमोट कर रहे हो, बिल्कुल, लेकिन बगल में जो उसके सराउंडिंग में मंदिर है वो उनके बेचारे अंदर कोई नहीं जा ही नहीं रहते रहा। तो हैं। आप उनको भी प्रमोट करोगे साहब, सांवलिया जाते हो यहाँ भी जाओ, यहाँ भी दर्शन कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। तो अगर हम लोग सरकार एक कोई वेबसाइट बनाए और उन सब चीजों को ग्रामीण परिवेश को वो वेबसाइट के जरिए, क्योंकि सरकारी वेबसाइट पे लोग फेथ करते हैं, बिल्कुल। हैं, एक वेबसाइट बननी चाहिए और उनको सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू या अपनी इंस्टाग्राम के थ्रू आपको उनको प्रमोट करना चाहिए। एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो गांव की एक, आज जैसे अभी राजस्थान को प्रमोट करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग ड्यूटीज बांटी है, तो ऐसा कैसा एक सेल होना चाहिए जो ग्रामीण परिवेश को बढ़ाए और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सबसे ऊपर होना चाहिए। वाह, वो जो इस चीज को देखे ग्रामीण को। अभी क्या होता है, ग्रामीण पंचायती राज सेक्रेटरी साहब पंचायत, अब उनको कोई पावर ही नहीं, उनकी कोई सुनता ही नहीं। बिल्कुल ये गलत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई ग्रामीण को इंचार्ज बना गया के साथ ग्रामीण डेवलपमेंट का ये है, आज ग्रामीण डेवलपमेंट में कोई भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं जाना चाहता। क्यों? कि वो चार्ज सीधे चीफ सेक्रेटरी के पास होना या सेकंड चीफ सेक्रेटरी के पास होना चाहिए। सबसे बड़ा चार्ज हायरार्की सिस्टम में जो ग्रामीण अगर किसी को दिया गया है, वो आदमी सबसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर उसको टार दिया गया भैया तुम ग्रामीण डेवलपमेंट का काम करोगे, तो अगर ग्रामीण से कोई आदमी आ रहा है तो 1 to 1 उससे बात हो। कलेक्टर साहब, एसपी साहब ग्रामीण के लिए कुछ भी करें, क्योंकि आज भी संख्या तो वही है, ग्रामीण में ही है सारी, तो 70% सारी संख्या ग्रामीण में है, सारी इंटेलिजेंस ही ग्रामीण में है। आज भी आप देखो जो हमारे ब्यूरोक्रेसी ले लो या बिजनेस एम्पावरमेंट ले लो, अगर आप देखोगे तो एंटरप्रेन्योर भी कहाँ से आ रहे हैं? सब रूरल एरिया से आ रहे हैं। वहीं के आईएएस एसपी वगैरह कहाँ से आ रहे हैं? वो वहीं से आ रहे हैं। मतलब आरएएस तो ज्यादातर ग्रामीण से आ रहे हैं। शहरों से आपको 1-2% मिलेंगे, जबकि उनको एजुकेशन भी खूब दी जा रही है, ट्यूशन भी खूब मिल रही है, साधन भी खूब है, उसके बावजूद नहीं आ रहे ना। इसका मतलब इसका तो वहाँ इंटेलिजेंस तो है। तो अगर हमको देखो ग्रामीण को और वेडिंग टूरिज्म को बढ़ाना है ना, तो हमको पहले हमारी मनोबल, उसके बाद में हमारे गांव में जो काम कर रहे हैं उन लोगों का साथ में मिलकर काम करें, उनकी प्रॉब्लम्स को तुरंत दूर करें। उसको ये जो ये हायरार्की सिस्टम या ये जो लिंगर ऑन प्रथा चलती है, ये नहीं होनी चाहिए। उनको प्रायोरिटी में उनका काम होना चाहिए। अगर प्रायोरिटी में हमने काम स्टार्ट कर दिया तो सारा हैंडीक्राफ्ट हमारा सारा डेवलप हो जाएगा।
जो हैंडीक्राफ्ट वहाँ भी शहरों में बन रहा है वो हैंडीक्राफ्ट गाँव में बनने लग गया। अगर वहाँ गाँव में हैंडीक्राफ्ट बनने लग गया और उनका आपने व्यापारिक स्थान वहाँ बना दिया, साहब यहाँ इस गाँव में ये अपने आप ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो सारा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जो खत्म भी हो जाएगा। सेकंड या थर्ड नंबर पे राजस्थान चल वो रहा है टोटल ना? खत्म, सब कुछ सही मैनेज हो जाएगा। तो बेसिकली हमको ये अगर वेडिंग टूरिज्म को भी अब ये सब वेडिंग टूरिज्म के पार्ट है। अब अगर वेडिंग टूरिज्म करना है तो गांव में हमको ज़्यादा से ज़्यादा होटलें बने, उस पर फोकस करना पड़ेगा। अब उन होटलों को प्रमोट करने के लिए अब जैसे हेरिटेज होटल्स वहाँ बनी हुई है, अब हेरिटेज होटल को क्या देते हो आप? कोई छूट नहीं है। केवल क्या सा फायदा है कि साहब बार की रेट 3 लाख की जगह आपको 1 लाख देना पड़ेगा। उससे बार का वहाँ कोई पार्टी अगर आप टोटल फ्री भी कर देते हो और कि बार की चार्जेस नहीं, साहब हेरिटेज होटल में है, कोई जो रूरल आज शहर में कोई हेरिटेज होटल है आप पैसा लो, लेकिन अगर गांव में कोई हेरिटेज होटल है अगर आप लाख रुपए नहीं भी लोगे तो क्या हो जाएगा? टोटल ऐसी होटलें कितनी? मुश्किल से 50। अगर सरकार के 50 लाख फ्री भी हो गए तो क्या जाएगा? कुछ नहीं गया। तो उसको एक वर्किंग मिलेगी और वो काम करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हेरिटेज होटलों को आप ज्यादा प्रमोट करोगे। अब बाकी के टैक्सेशन क्या छूट है? अब टैक्सेशन का छूट देना राज्य सरकार के हाथ में नहीं रहा। पहले तो वेट की छूट वगैरह छूट दे देते थे, 7 साल की छूट, अब वो कुछ रहा नहीं है। जीएसटी आने के बाद सब कुछ बंद हो गया। तो अब आप एक्स्ट्रा क्या दे सकते हो? अब वो जो उनको पट्टा की लेके अभी एक बात हुई, इंडिपेंडेंट पट्टा मिलेगा, वो उसके ऊपर भी रूल्स बदलते चले जा रहे हैं। उसके भी कोई अभी तक रूल्स पूरे क्लियर नहीं हुए। तो आप उसकी न तो टाइटल क्लियर कर रहे हो, खाली हेरिटेज की बातें करके रह जाते हैं, उसको स्पेशल प्रमोट क्या कर रहे हो? उसको लेटर एंड स्पिरिट में आपको ग्राउंड पे पूरा प्रॉपर इंप्लीमेंट करना चाहिए। गांव में अगर कोई आदमी बना रहा है तो उसको प्रायोरिटी में उसको क्या एडवांटेज मिल सकता है? अब सबसे बड़ी बात है कि जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है या लेबर क्रेडिट कार्ड है, इनको तो किसान क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा अच्छा चलने वाला कार्ड है कि बैंकें उसके लिए ज्यादातर पैसा देती है। तो आपको ऐसे जो कारीगरी क्रेडिट कार्ड है उनको भी प्रमोट करना चाहिए। वंडरफुल। कि भाई जो आदमी वहाँ पे गांव में कोई ढोलक बजा रहा है या जूती बना रहा है, उसका जमीन तो नहीं है, तो उसकी क्राइटेरिया के हिसाब से या सरपंच से सर्टिफिकेट लेके, तहसीलदार सर्टिफिकेट लेके वो कितना काम कर सकता है, क्या कर सकता है, उसको एक क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए ताकि वो अपने 50-60 हज़ार रुपए के हिसाब से मिल जाता है तो वो अपना काम को बढ़ा सकता है। अब ऐसी कोई अभी सिस्टम वहाँ पे नहीं है। अब थर्ड बात आती है आपकी इको टूरिज्म के लिए या आपके वेडिंग टूरिज्म के लिए हमारी संस्कृति का उत्थान। तो जैसे गांव में संस्कृति उत्थान कैसे होगी? एजुकेशन में तो आप पढ़ाते नहीं हो, बिल्कुल गायब हो गया। आप लोगों की भी अखबारों में भी कह दिया है साहब संस्कृति के बारे में हम कुछ नहीं लिखेंगे। आप लोग भी नहीं लिखते हो, न भास्कर वाले कुछ लिखते हैं, न पत्रिका वाले कुछ लिखते हैं, न्यूज वाले बताते हैं। गाँव में अगर कोई अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, धार्मिक प्रोग्राम हो रहा है, तो उसको आप लिखाते हो कुछ नहीं, साहब धार्मिक प्रोग्राम तो नहीं बता सकते, आप ये बात करके टाल जाते हो। हकीकत यही है कि पर धार्मिक प्रोग्राम नहीं होगा तो ये संस्कृति का उत्थान कैसे होगा? अगर किसी ने गांव में कोई मंदिर का डेवलपमेंट किया है तो नहीं यार मंदिर के बारे में तो नहीं लिख सकते, तो फिर कौन मंदिर कैसे डेवलप होंगे? ये बेसिकली हमारे जो मंदिर हैं ये सांस्कृतिक उत्थान केंद्र है। तो टेम्पल इकोनॉमी अपने आप में अहिल्या मॉडल यही था। संस्कृति को उत्थान करने का, सनातन परंपरा को उत्थान कौन करेगा? एक पीएम साहब वहां बैठ के दिल्ली से तो कर नहीं करेंगे वो तो, या आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठ के कर नहीं पाएगा, या 4 प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिल्ली बैठ के तो कर नहीं पाएंगे। इनको करने के लिए आपको ग्रामीण यूनिट चाहिएगा। अब ग्रामीण यूनिट कौन सी? क्या पंचायत नहीं हो सकती? नहीं। क्या गांव का बनिया नहीं हो सकता? क्या गांव का काश्तकार नहीं हो सकता? तो उसको तो डेवलपमेंट करने का काम उस मंदिर को ही देना पड़ेगा आपको कि भाई संस्कृति उत्थान आपको करने का मेजर काम आपका है। सर पहले होते थे मंदिरों में कितने कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, यानी आज भी कई जगह पर होते हैं, लेकिन वही है लार्ज लेवल पे सब छूट गया है वो। अब देखो जैसे किसी को परेशानी आती थी, हाँ, कोई बीमार हो गया या किसी घर में कोई परेशानी आ गई तो पंडित के पास जाता जी, पंडित के पास जाता था और साहब महाराज मेरी ये दिक्कत हो रही है, भाई कब से दिक्कत है? तो पंडित अपना पंचांग खोलता था। खोलने का देखो पंडित भी जरा कोई नॉलेजेबल नहीं थे, कोई आवश्यकता भी नहीं थी। वो बेसिकली आजकल आपके नहीं होते डॉक्टर क्या बोलते हैं उनको, अपन आपकी दिमाग को ठीक वो कर देते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो बेसिकली वो भी एक साइकोलॉजिस्ट था। आप गए कि साहब भैया कब से प्रॉब्लम चल रही है? कहा महाराज के मेरी पिछले 3 महीने से प्रॉब्लम चल रही है। क्या क्या साहब? ये हो गया, ये हो गया, खेती डूब गई, गाँव में चोरी हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अच्छा, अरे यार तेरे ये ग्रह था, अब तेरा जो ग्रह नहीं उतरने वाला है 2 महीने और चलेगा, 2 महीने और शांति रख ले, 2 महीने बाद तेरा ठीक हो जाएगा। आपने उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया। क्या पंचांग है या नहीं है, क्या ग्रह या नहीं है,
वो देखेगा यार 6 महीने तो निकल के 2 ही महीने तो बचे हैं, वो चुपचाप अपना 2 महीने निकाल लेगा, हो सकता है 2 महीने में मेरा काम ठीक हो जाए और उसकी गाड़ी चल पड़े। आगे चल गए। वो बेसिकली उसका योगदान बहुत बड़ा था। बिल्कुल। तो यानी ये वही कल्चरल सेंटर्स आपको फिर से रीएस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। 100% अगर हमको हमारे ग्रामीण परिवेश को उठाना है तो इन कल्चरल सेंटर्स को डेवलप करना है। मेरा इसमें एक सुझाव भी है छोटा-सा हुँ, हुँ। कि जो ये पंडित वहाँ बैठे रहते हैं, हुँ, हुँ। इन्हें उसको ही काम मिला। क्या है, मैं गाँव की बात करूँ, मंदिर में घंटियाँ बजती हैं, आरती होती है सुबह-शाम। एक पंडित अंदर बैठा रहता है, आरती करता है। वो पहले तो जाके आरती करेगा, फिर बाद में आके वो झालर झालर करेगा। झालर आप समझते होंगे, हुँ, हुँ, वो जो हुँ। है ना कॉपर की हुँ, हुँ, प्लेट हुँ, होती है, हुँ, उसको हुँ, हुँ, बजाएगा। बाहर चबूतरे के ऊपर सारे गाँव के लोग बैठे रहेंगे, वो आरती में भी नहीं जाते। हुँ। बाहर चबूतरे बैठे रहेंगे, वहाँ गप्पे मारते बिल्कुल, रहेंगे। हाँ, हाँ। वो नहीं अकेला एक जाते, आदमी, भाई दूसरा आदमी जाके हेल्प तो कर दो, नहीं जाते। नहीं जाते हैं। कारण है कि उनका भाव वहाँ से हट चुका हट है। चुका है। उसका भाव डेवलप करने का इसमें आप लोग भी योगदान दो और सरकार भी इसमें योगदान दे। हुँ, अब हुँ। उसमें क्या है कि जैसे कि आप नरेगा का पैसा आता है। हुँ, हुँ। अब नरेगा से आप खड्डे खुदाते हो कि साहब हम कोई भी मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर सकते। हुँ, हुँ। नरेगा का सीधा कोई मटेरियल नहीं, तो हुँ, लेबर हुँ। ओरिएंटेड वर्क है। बिल्कुल। ठीक है, उनकी हुँ, अच्छी हुँ। पॉलिसी है, अच्छा मामला है, भाई हुँ, हमको हुँ, हुँ। कैसे न किसी मार्फत से उस ग्रामीण वो पैसा परिप्रेक्ष्य में देना है आदमी कुछ, है ना? देना हाँ, है, हाँ, कोई हाँ। विदाउट नहीं बांट सकते, तो कारण बिल्कुल। से देना है। अच्छी अच्छी चीज़ है, कम से कम हुँ, हुँ, ग्रामीण में हुँ। पैसा तो जा रहा है। हुँ, हुँ। तो क्या उस पैसे को हम इस तरह मंदिरों में से लगा यूज़ सकते कर हैं? सकते हैं। लेबर हुँ। ओरिएंटेड है, भैया के सामान पंडित जी तुम लेके आ जाओ, हुँ, लेबर हम फ्री दे देंगे तुम्हारे को। वो बिल्कुल। नरेगा की लेबर जो खड्डे खोद रही है, उसको वहाँ दे दो, हुँ। तो आपकी लेबर काम आ गई। अगर कोई पेड़ लगाना चाहता है, खेत के ऊपर पेड़ लगाना चाहता है, तो वो आ तो सकता है। नरेगा की लेबर उसको दे दो पेड़ हुँ, लगाने के हुँ, लिए, हुँ। कि भैया पेड़ मैं लगा रहा हूँ, ये पेड़ वो लेके, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो गया पूरा बेसिकली, तो है ना? सामान नहीं दे रहे हो, तो ले आप खड्डे खुदा रहे हो, रोड हुँ, के हुँ, किनारे हुँ। खड्डे खोद रहे हो, रोड के किनारे खड्डे खोद के आप कर क्या रहे हो? खड्डे खोद दिए, थोड़े दिनों में गायें वो जाके उस खड्डे में गिरती है, हुँ, और हुँ। कभी कोई मोटरसाइकिल वो खड्डे में गिरती है, पानी भर गया पता चला नहीं। बिल्कुल। रोज एक्सीडेंट होते हैं, जी। लेकिन रोड साइड खड्डे खोद देते हैं। हुँ, 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 हुँ। ये सब चीजें भी हमको रोकने के लिए नरेगा में कुछ परिवर्तन करना चाहिए, कि भाई हुँ। हम नरेगा की लेबर को गांव में कहाँ यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि एक होटल खुली गांव में, हुँ, हुँ। अब होटल खुली, तो अब नरेगा की लेबर है। हुँ, हुँ। अगर आप होटल वाले को दे दो कि भैया ये गार्डन का काम हम तेरे को ही दे रहे हैं, हुँ, हुँ। नरेगा लेबर को सर 150 दिन या 100 दिन सरकार देती है बिल्कुल। कि भैया इस लेबर को तुम लगा लो, इसको नरेगा इतना पैसा दे रही है, सरकार इतना पैसा दे रही है, बाकी का पैसा तुम दो हुँ, हुँ, हुँ। और इसको परमानेंट लगा लो। अगर मानो उसको एक एक्स इनकम होटल से हो जाएगी हुँ, और हुँ। एक्स इनकम सरकार से हो गई, बिल्कुल। डबल पैसा हो गया। 200 दिन का तो वो आदमी वही देगा पैसा। हुँ, 100 दिन की आधी लेबर भी अगर उसको मिल जाती है तो होटल वाले का भार कम हो गया, बिल्कुल। जो गाँव में काम कर रहा है। और वो भी उसको भी मल्टीपल स्किल सीखने को मिलेगी और ना। मल्टीपल स्किल सीखने को मिली, वो हुँ। गार्डन कटिंग कर रहा है, हाँ, किचन में काम तो कर कल रहा को वो है, कहीं फ्रीलांस करके, कहीं फ्रीला काम करके 2 पैसा काम एक्स्ट्रा कर रहा है, कमा सकता है। तो वो काम करके कर सकता है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ थोड़ी हम नरेगा में भी हमको अगर उसका थोड़ा-सा परिवर्तन करें और इन जो मंदिरों को अगर हमने सांस्कृतिक उत्थान केंद्र बना दिया। जी, आपने भी ये वाला शायद एक्सपेरिमेंट किया था पुष्कर में, एक आपने वो बहुत अच्छी वो जो नृत्यांगना थी, डांसर क्लासिकल, हाँ, उनको बुलाया था, काफ़ी अच्छा हाँ, रहा था हाँ, वो, है ना? बिल्कुल आप हाँ, जी, वो और वो जो नगाड़ा वाला है वो नाथू जो आज वो तो नाथू जी को हाँ, प्रमोट करने का सबसे पहले नाथू जी को हाँ, मैंने बुलाया। हाँ, आज सर ने उसको सबसे पहले नाथू जी को अपने प्रोग्राम में इनवाइट सबसे किया पहले था इनवाइट किया मैंने, हाँ, और आज वो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है इंटरनेशनल बेसिकली। सेलिब्रिटी हो गया। जी, ऐसे कई नृत्यांगना है जिनको पुष्कर में हमने बुला-बुला के जी। हमारे स्टेज प्रोग्राम कराए। हुँ, आज हुँ। वो सब इंटरनेशनल प्रोग्रामर प्रोग्रामर बन गई। तो ये पुष्कर वाला मॉडल दूसरे मंदिरों में भी जा रेप्लिकेट होना जा जा चाहिए, है ना? सकता है, बिल्कुल जा बिल्कुल सकता जा है, सकता है। महाआरती जा सकती है। तो जी। ये अगर हमको वेडिंग टूरिज़्म बनाना है ना, तो हमको पहले हमारी गाँव की सिस्टम को बदलना पड़ेगा। हुँ, हुँ, गाँव के हुँ। अब वेडिंग टूरिज़्म डेस्टिनेशन, अब हुँ, वेडिंग हुँ। अगर जयपुर की जयपुर में हो गई, तो हुँ। राजस्थान को क्या फ़ायदा? कुछ भी नहीं, अब वो उदयपुर और जयपुर 2 हब्स बन गए सर, अभी ये तो लो, बस यही है। तो अब अगर आप वो गाँव में इसको लेके हुँ, नहीं हुँ, हुँ, जाओगे, हुँ, हुँ, तो हुँ। उसका बेसिक जो सरकार का ध्येय है, हुँ, हुँ, हुँ। वो इनकम्प्लीट वो रहेगा। इनकम्प्लीट रहेगा। सर एक चीज़ और है, जैसे एक और मैंने वेडिंग आपकी देखी थी, उसमें आपने हेरिटेज लिकर को बड़ा अच्छे से प्रमोट किया था। वो बड़े-बड़े मटके थे मिट्टी के और उसके अंदर कुछ ट्राइबल्स को इनवाइट किया था। हाँ, हाँ। तो मुझे लगता है वो भी एक अनूठी पहल थी। तो उसके पीछे का क्या वो इन्हें वो जैसे मेरा हमेशा टारगेट है भाई कोई ना कोई हेरिटेज के मार्फत से अपना हेरिटेज डेवलप। जी। तो मैं जब शादियाँ करता हूँ तो ये पूरी कल्चरल एक्टिविटी करना, रिचुअल्स को पूरा ढंग से निभाना, बाकी गेस्ट आए कम कम से कम गेस्ट को बुलाना, ये बेसिकली मेरा एक ध्येय रहता है हुँ, भाई हुँ, हुँ। लोग जुड़े, लेकिन कल्चरल एक्टिविटी साथ-साथ जुड़े, रिचुअल्स हमारे साथ-साथ जुड़े। हुँ, हुँ। अब बात आती है खाने की और ये ड्रिंक्स की। तो मैंने सारे हेरिटेज लिकर को इसमें प्रमोट किया कि भाई हेरिटेज लिकर हमारी इतनी बढ़िया, जब एक
स्कॉटलैंड अपने स्कॉच के मार्फत से वर्ल्ड में अपनी इकोनॉमी छाप छोड़ सकता है, तो क्या राजस्थान तो हमारा हुक्म हब है। ओके। हर ट्राइबल्स अपनी अपनी दारू बनाता है, अच्छा। हर ट्राइबल। आप बांसवाड़ा के ट्राइबल में जाओगे आपको अलग किस्म की दारू मिलेगी, आप उदयपुर में जाओ, आप शेखावटी में जाओ। अब क्या है, वो उसको अनऑथराइज हो गया, इस चक्कर में उनका बनाना कम हो गया, लेकिन चुपे चुपे भी बनाते हैं। अच्छा। वो तो अब ठीक है, वो गाँव में बनाते रहे, ट्राइबल्स एरिया में लोग जाते। हाँ। आज उनकी सारी रेसिपीज है, अगर उनको छूट दे दी जाए या कोई मार्फत से उनको लाइसेंसेस प्रोवाइड किए जाए या सरकार के थोड़ा उनको एड मिले। अब क्या सिस्टम क्या रहेगा सरकार के, इसका क्या मैसेज जाता है नहीं जाता, वो सरकार अपने लेवल पे सोचे। बाकी अगर इसको हम हेरिटेज लिकर को अगर हम प्रमोट करते हैं तो राजस्थान की जो लिकर है ये वर्ल्ड में राज कर सकती है, इतनी इसमें पोटेंशियल है। वाह, तो ये कभी यानी मार्केट हुई है कभी ये हेरिटेज लिकर, यानी कब, इसकी क्या हिस्ट्री रही है? हुक्म क्या है कि आज हालत ये हो गई है कि वो इसको हेरिटेज लिकर, एक बार मेरी मीटिंग सेक्रेटरी मीटिंग भी थी तो हम लोग गए थे जी वहाँ पे। जी। जब शादियों में लाके रखते हैं हेरिटेज, हमने भी जैसे हेरिटेज लिकर का बार बनाया, जी। उसमें लिखा मधुशाला हेरिटेज लिकर, हाँ। एक तरफ लिखा हमने मधुशाला फॉरेन लिकर। अच्छा। तो लोगन, अरे यार क्या ठर्रा पिलाओगे क्या, मतलब हमारी इस हेरिटेज लिकर को लोगों ने ठर्रा बोलना स्टार्ट कर रखा है। इसकी भी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी इसकी ब्रांडिंग एसेंशियल है। अब इसको हम ठर्रा बोल, मैंने कहा मैं एक बार हमारा ठर्रा चेस्ट चेक करो, उसके बाद फॉरेन लिकर में आप जाना। ओके। तो मैंने जबरदस्ती कुछ लोगों को इस मधुशाला हेरिटेज लिकर में भेजा। मैं क्या आप एक एक पैक पहले इसका लो। केसर थी, गुलाब थी, सौंफ थी, ऐसे कई दारुएं जो थी। अच्छा, ये सारे फ्लेवर्स आते हैं इसमें? सारे फ्लेवर्स आते हैं। ये तो फॉरेन मेड में भी नहीं है? कहीं नहीं है। आप सौंफ की दारू को आप लोग खाना खाने के बाद में, गुलाब की दारू को अमूमन लेडीज बहुत प्रेफर करती है। अच्छा। तो केसर को अमूमन जेंट्स प्रेफर करते हैं। सर्दियों में केसर की दारू जबरदस्त, इसका एक अलग ही महक आती है। ये तो पता ही नहीं है लोगों को मेरे ख्याल से, नहीं किसी को पता नहीं है। जब मैंने ये सब चीजें उनको वहाँ प्रमोट की, जब वापस जाके मिलने लगा, जब मैं वापस लोग जा रहे थे तो मैंने पूछा मैं भाई कौन सी दारू पी आप लोगों ने? अरे यार आपने इतनी बढ़िया दारू पिला दी, हम फौरन उसमें गए ही नहीं। वाह। क्या रहे तो हमको कोई बताता ही नहीं है। मैं कि भाई कोई नहीं बताएगा, आपको खुद देखो यार, अपने इंडियन होने के नाते, राजस्थान होने के नाते हमारी लिकर को तो हम प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम तो उसको ठर्रा बोलते हैं। ओके, दैट्स वेरी सैड, सीरियसली। हाँ, रामायण में भी जब ये अमृत निकाला जा रहा था तो वो रामायण नहीं, वो था वो कुछ, वो देवताओं समुद्र मंथन हो रहा था। समुद्र मंथन में रामायण, समुद्र मंथन में जब ये तो सुरा निकली जी। इसको कौन पे, कैसे, इसका क्या फायदा है साहब? इसको पीने से लोग मदमस्त हो जाते हैं। पहले असुरों को बोला कि साहब आप लोग, राक्षसों को बोले आप ले लो यार, हम भी ले लेंगे, मदमस्त हो जाएंगे, कल की तारीख में आगे नेक्स्ट में अमृत निकल गया तो ये देवता लेके भग जाएंगे। तो हम तो नहीं पियेंगे, मना कर दिया। तो दोनों में से किसी ने, जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे तब तक नेक्स्ट प्रोडक्ट निकलेगा नहीं जी। तो देवताओं का चलो साहब तुम पियो उसको। तब से इनका नाम सुर, जिन्होंने दारू को एक्सेप्ट किया वो तो सुर कहलाए, और जिन्होंने इसको मना किया वह सुर कहलाए। अच्छा, इसके पीछे भी वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। ओके, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि जिन्होंने सुरा को एक्सेप्ट किया वो तो सुर, और जिन्होंने इसको नकारा वो असुर। बताओ, ये तो बेस बन रहा है। ये तो बेस बन रहा है ना। तो हो क्या रहा है कि इस हेरिटेज लिकर को हमको प्रमोट करना पड़ेगा सरकार के लेवल पे, और हम राजस्थान होने के नाते हमको इसको प्रमोट करना चाहिए। सस्ती है, सुंदर है और बढ़िया है, और एक राजस्थान की इकोनॉमी को ये ग्रोथ करा सकती है। हम 4000 की 6000 की बोतल क्यों पिए? नहीं, वो सिंपल स्कॉटलैंड क्या है, और स्कॉच उसकी पूरी दुनिया में फेमस है। तो ये ना इतनी वैरायटीज तो मुझे लग रहा है दुनिया चकाचौंध रह जाएगी देखकर। पता ज्ञान होगा या नहीं मुझे आइडिया नहीं है कि स्कॉच कैसे बनती है। नहीं आइडिया बिल्कुल। कहते हैं 12 साल पुरानी, 18 साल पुरानी, 24 साल पुरानी, क्या है? क्या सारी बोतलें 24 साल पुरानी है? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, हो ही नहीं सकता जी। तो इनका एक बोतल होती है 24 साल पुरानी। अच्छा, जैसे कि हम 200 लीटर का ड्रम पानी लिया और हमने एक ढक्कन गंगाजल डाल दिया, तो कहते हैं ना गंगाजल हो गया। प्रसाद जब प्रसादी होती है तो भगवान को भोग लगा के हम लाके बाकी प्रसाद में दाल में डाल देते हैं, चूरमा में डालते हैं, ये पूरा प्रसाद हो गया। वैसा ही कॉन्सेप्ट ही है। दारू तो वही सेम स्पिरिट की जो सिस्टम है उसी से बनती है, उसका एक बूंद लाके उसमें डाल देते हैं, 24 साल पुरानी होगी। ये तो क्या मार्केटिंग है बताइए। क्या मार्केटिंग है ना।
रिसोर्सेज भी बच गए, ब्रांडिंग भी हो गई हाँ, ये लो। और दुनिया में नाम हो गया। मेरा नाम हो गया सब 24 साल पुरानी, 18 साल पुरानी, हैं? 30 साल और जो पुरानी यहाँ पे और इतने 24 साल फ्लेवर्स, पुरानी, हाँ, अभी इतने 24 फ्लेवर्स साल पुरानी, उसको लेके आराम से चल रहे हैं हम, ये लो। और यहाँ इतने फ्लेवर्स हैं, दुनिया इतने को पता फ्लेवर ही है, नहीं उसका है। कोई कोई मार्केटिंग नहीं। तो हमने हमारी मार्केटिंग को खुद नहीं डाउन कर रखा है, दूसरा कोई डाउन नहीं कर रहा, हम हमारा खुद का ही ब्रांड इमेज गिरा रहे हैं। यानी आप ये जो अभी तक अपनी बातों का सार निकला है, वेडिंग टूरिज्म हो गया आपका, जितने अलग-अलग अब आपको रूरल बताऊं टूरिज्म ये जो कारण क्या रहा इसका, जी। बेसिक इसका कारण कहाँ से स्टार्ट हुआ, गांव गांव को लोगों को छोटा क्यों कब से बताना स्टार्ट कर दिया, हुँ, हुँ। ये जब से अंग्रेज आए ना, सबसे हुँ। इन्होंने दो भाग कर दिए, ये तो गांव का आदमी है, ये वो शहर का। डिवाइड एंड रूल जो है यहाँ पर भी उन्होंने लागू कर दिया, नहीं, मतलब है पहले ना? किया ही वहीं से। हुँ, हुँ। उनका टारगेट था कि अगर अगर हिंदुस्तान की संस्कृति को नहीं तोड़ा हुँ, हुँ, हुँ। तो हिंदुस्तान पे राज नहीं किया जा सकता। ओके। शायद एक वहाँ पे वहाँ के लॉर्ड ऑफ कॉमन्स में भी ये जाके जब हिंदुस्तान के बारे में सर्वे करने में, नाम तो भूल गया उनका नाम क्या था, जब जाके उन्होंने वहाँ रिपोर्ट दी हुँ, कि हुँ। साहब हिंदुस्तान में परमानेंट राज करने का तरीका क्या, हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा कि देखो हिंदुस्तान बहुत ज़बरदस्त कल्चरली रिच है ओके। और इसको नहीं तोड़ा जा सकता। हुँ, हुँ। सबसे पहले आपको इसका सिस्टम ब्रेक करना होगा, इसका वाह! कल्चरल ब्रेक करो। तो इन्होंने आते ही क्या किया कि साहब जब उसके बाद में ही आप राज कर पाओगे, नहीं तो राज हिंदुस्तान में करना पॉसिबल नहीं। ओके। और उसके बाद में ये हम अंग्रेजों ने इसके दो भाग कर दिए, ये गांव का आदमी बेवकूफ है, हुँ। ये ठाकुर बदमाश है, हाँ, ये सारा सेगमेंटेशन इन्हें वही करके इस गए। गांव को वहीं कर दिया। अब जो ओके। बड़े बड़े राजा थे उनको अपना पिट्ठू बना लिया, हाँ, उनको पिट्ठू बना लिया, और तो वो राजा तो हो गए इसके पिट्ठू, हाँ। तो शहर उसके कब्जे में। छोटे छोटे जो ठाकुर थे या जो गांव वाले थे उनको सेगमेंट अलग कर दिया, उनके आपस में लड़ाई भेद करा दिया। और वो जो गांव वाले लोग थे वो शहर वाले को नहीं मिले, शहर वाले गांव वाले से नहीं यानी मिले, वो इंडिया पाकिस्तान ही नहीं करके गए, वो अर्बन और रूरल भी करके टोटल चले कर गए, गए। है ना? तो वो आज तक चल रहा है। ओके। अब आने वाली सरकार को हमको रूरल को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। अपलिफ्ट करना पड़ेगा कि गांव में रहने वाला बड़ा आदमी, हुँ, हुँ, हुँ। अब जैसे लंदन में कोई आदमी रहता है, वहाँ काउंटीज़ में ही रहते हैं काउंटी में सब। रहते हैं कि हाँ, सब हाँ। बाहर, गांव में कौन रहता है कि सब बड़े बिल्कुल। आदमी, हाँ, शहर में कौन रहते हैं नौकरी करने वाले। बिल्कुल। ये सेम चीज हमको यहाँ लानी पड़ेगी कि गांव में रहने वाला बड़ा, हुँ, शहर हुँ, में रहने वाला छोटा। ये भावना जिस दिन लेके आ गए ना हम, हुँ। हिंदुस्तान माइग्रेशन की चेक हो सोने की जाएगा। चिड़िया हो जाएगी, हाँ, गारंटेड हाँ। बात है। अगर ये भावना जिस दिन लेके गांव में रहने वाला बड़ा आदमी है और शहर में रहने वाला छोटा है, हम सब जाएंगे गाँव की ओर। सब लोग गांव में जाकर रहने लग जाएंगे। सही कहा। बढ़िया हवा, बढ़िया खाना, बढ़िया दूध, बढ़िया सब्जियां, बढ़िया खाना, जो हुँ। हेल्थ बदल जाएगी हमारी, जो इतनी पैसा सरकार का मेडिकल पे खर्चा, वो सारा पैसा बच जाएगा। बचेगा। केवल थोड़ी सी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। माइंडसेट बदलने के लिए अब काम करना चाहिए इनको बराबर, है हाँ, ना? माइंडसेट बदलना पड़ेगा। मतलब मेरा मुद्दा माइंडसेट का है, हुँ, चाहे हुँ, वेडिंग हुँ। टूरिज्म को ले लें, चाहे रूरल टूरिज्म को ले लें, ये चाहे हेरिटेज के लिकर को ही दे लो, आप इसी को भी आप बिल्कुल प्रमोट करिए। इसको ले लो, हमारे खाने, हमारे फूड, हाँ, अपना फूड, कुज़ीन हमारे देख लो, हर कुजीन, चीज़। हमारे हाँ, कपड़े, मतलब हाँ, हमारी वेशभूषा, हाँ। हमारे खाने, हुँ, हुँ, हमारी दारू, हुँ, हमारे रिचुअल्स, हुँ। हमारे ये सब बेस्ड है रूरल। बिल्कुल। ये रूरल इकोनॉमी को बूस्ट कर दो, हमारा सारा सिस्टम हिंदुस्तान का सुधर जाएगा। सेट हो केवल जाएगा। रूरल इकोनॉमी बढ़ने के लिए गांव में रहने वाला बड़ा आदमी और शहर में रहने वाला छोटा आदमी, उसको प्रायोरिटी और इसको कम प्रायोरिटी इतना कर दो, अपने आप सारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाएगा विद इन इन मोदी जी सारे के पीरियड में। बिल्कुल चैलेंजेस जो हैं अपने आप ही सब खत्म हो सब जाएंगे खत्म हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट सारी वगैरह का। इंटेलिजेंस गांव में बस रही है। चलिए, आई थिंक जो भी सुन रहा है वो इस चीज़ को फॉलो करे कि किस तरह से रूरल इकोनॉमी को, रूरल टूरिज्म को हमें प्रमोट करना है। उसमें इकोलॉजी टूरिज्म, फॉरेस्ट टूरिज्म, तो सस्टेनेबिलिटी भी, ये सारी सस्टेनेबिलिटी चीज़ें सब सारी वहीं की पर है। सारी बेसिकली गांव पे रिलेटेड है। गांव में रहने वाले को पानी पे, खाने पे, बिजली पे, सर जो ये हैंडमेड भी है, जो जैसे ये सिलाई, कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी, ये जो जूतियों का जैसे अपन का, ये सारा भी तो वहीं पर हो रहा वही है। हो रहा, वही आज तो भी वही वो हो रहा अगर है। एक्सपोर्ट होता है तो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज इनकम यानी इतनी अब बढ़ेगी। अभी भी वही हो रहा है। आज हाँ, बाड़मेर बिल्कुल, पूरा एरिया, आपको जो सुनाई पड़ा पूरा बाड़मेर का एरिया पूरा उसमें काम बिल्कुल। करता है। जी, तो इन्हें कितना स्कोप है उसके अंदर? बिल्कुल जबरदस्त स्कोप है, स्कोप की कोई कमी नहीं है। केवल कुछ टूरिज्म यूनिट्स को हमको प्रमोट करना पड़ेगा हुँ, हुँ। और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मानसिकता को बदलना पड़ेगा। केवल दो काम कर दो, टूरिज्म यूनिट्स वहां ले जाओ, एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दो, बस टूरिज्म को ले जाओ, एजुकेशन को थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट कर दो और गांव के आदमी को बढ़ा दो, अपने आप काम हो गया। सारा डिसबैलेंस अपने आप ही सब क्लियर हो डिसबैलेंस अपने आप हो जाएगा। जाएगा। और ये मोदी जी के 5 साल के पीरियड में जाएगा, ये हमारे भजनलाल सरकार जी के 5 साल के पीरियड में जाएगा। ये उनके लिए बहुत बड़ा चेंजिंग गेम होगा ये। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने इतने डेप्थ पे नहीं सोचा है कि रूरल इकोनॉमी कितनी अपने आप में पोटेंशियल होल्ड करके बैठी बिल्कुल हाँ। हुई है।
अब और बड़े बड़े लोगों को ले जाना चाहते हैं, भाई बड़े लोगों को ले जाओ, मना नहीं है, लेकिन बड़े लोगों के साथ में 2 बड़े लोग ले जाओ तो 90 लोग छोटे लोगों को भी तो काम दो। बिल्कुल, बहुत बहुत ही अच्छा नज़रिया। एक चीज़ और, जैसे जो यूथ है अपना, वो कल्चरल लेगेसी से वो भी थोड़ा-थोड़ा दूर हो रहा है। वही जो बात है, अब इनको भी क्या एजुकेशन, इनको किस तरह से वापस अपने कल्चर, हेरिटेज की तरफ अट्रैक्ट करें, इसके लिए क्या करना चाहिए? यानी एक तरफ हम बात करते हैं मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है हमें सब, लेकिन वही है जो पुरानी अपनी जो धरोहरें हैं उनको रिस्टोर करने की, बावड़ी की अपन बात करते हैं, वो सारी चीज़ें आज भी अनअटेंडेड हैं, उसको कैसे अपन कैप्चर करें? वो जैसे बावड़ी, तालाब, नाडी, ये सब बेसिकली वाटर्स के सोर्सेज हैं। हुँ, 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 हुँ। इनको पहले बड़ा महत्व दिया जाता था। हुँ, हुँ। जूते खोल के कुएं पे चढ़ते थे। अच्छा, हाँ, जूते पहन के आप कुएं पे नहीं जा सकते थे। ठीक है। मतलब उसको एक देवता का स्थान मानते थे। अच्छा, बावड़ी पे आप जूते पहन के नहीं जा सकते। अच्छा। नाडी में आप गंदा सामान नहीं डाल सकते, जुर्माना होता था। नाडी के पेड़ों को काट दिया तो आप पे जुर्माना जबरदस्त था। ओके। कि नाडी के एरिया में, जो पानी के एरिया में जो पेड़ थे, या खेजड़ी या बम्बूल या नीम, हुँ, उसको हुँ। काट नहीं सकते थे आप, अच्छा, उसको छीन भी नहीं सकते थे। ये कब था इनके ऊपर जुर्माना होता था? यानी कितने साल पहले की बात होती है? ये हुक्म आजादी के पहले तक था। उसके बाद ओहो! में इस डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया। अच्छा, यानी कितना ग्रास रूट लेवल पे चेंज हुआ है कि कितना कल्चरल ये इरोजन हो गया डिपार्टमेंट ही एकदम। खत्म हो गया। अब ये ओके। इसको कोई केयर ही नहीं करता। अब हमारा घर इंपॉर्टेंट है, सड़क हमारी नहीं। कचरा लेंगे और सड़क पे डाल देंगे। माइंडसेट ही वही बात माइंडसेट है ही ना? बदल दिया माइंडसेट ही कि बदल दिया। घर तो हमारा है, घर तो साफ रहना चाहिए। और घर का उठा के घर के गेट के सामने कचरा फेंक रहे हो। प्लास्टिक उठाया, प्लास्टिक प्लास्टिक किया, उठा के घर के गेट के सामने। ये हुँ, काम तो सरकार का है। हुँ, फिर यार वो सड़क भी तुम्हारी है यार, सही बात है। घर तुम्हारा है तो सड़क भी तुम्हारी है, गली भी तुम्हारी है। बिल्कुल। गली कोई साफ नहीं करता। लकड़ी लाएंगे, खेत से लकड़ा लाएंगे, छान वान लेके आएंगे, लकड़ी उठा के वहां डाल देंगे। अरे यार ये क्या तरीका है भाई? इसको संवर के प्रॉपर तुम्हारे घर के अंदर रखो, रोड पे क्यों डाल रहे हो? तो रोड को क्या है कि हमने ऐसा सार्वजनिक स्थान बना लिया, पब्लिक स्पॉट्स कर दिए, जो अपने अपने घर को तो अपना समझा, बाकी सब चीज़ें पराई हो गई। पर आई हाँ, हाँ, जबकि पब्लिक चीजें हमारी है। जी। पहला वो चीजें हमारी है, हुँ, उसके बाद घर है। बिल्कुल। अगर वो सुरक्षित है तो आपका घर भी सुरक्षित है। हाँ, सही कहा। यूथ को भी हमको इसका कल्चरल एक्टिविटी में हमको इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि कल्चरल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन को इसको पार्ट बनाना पड़ेगा। और इसके लिए जो मैंने मंदिरों की बातें करी, इनको सब मंदिरों को सांस्कृतिक उत्थान केंद्र बना दो आप। मंदिर नहीं है, रामचंद्र जी सांस्कृतिक उत्थान केंद्र। वाओ! चाहे दरगाह भी है तो सांस्कृतिक उत्थान केंद्र है। सरदार जी का है तो उसको ले उनको जो भी सांस्कृतिक उत्थान केंद्र का केंद्र बनना चाहेगा, उसको सरकार कोई सब्सिडी दे, उसका डेवलपमेंट का कुछ पार्ट देवे, लेकिन उनकी ओनरशिप डिस्टर्ब नहीं करे। बिल्कुल। कल्चरल सेंटर्स ये सब बन जाएँगे तो मुझे लगता है अपने आप ही चीज़ें। ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। हमारा जो कल्चरल, अगर आपने सिस्टम को डेवलप कर दिया ना, हुँ, हुँ। तो जो अंग्रेज जो हमको डिसबैलेंस करके गए थे ना, वो वापस बैलेंस हो जाएगी। और इक्विलिब्रियम आ ये जाएगा काम अपना। अब भी हो सकता है। ये हुँ, मोदी सरकार ही कर सकती है। जी, बहुत होप्स है मोदी सरकार हाँ, पे बहुत होप है। सबको। इसलिए इसको हमारा जो कल्चरल सिस्टम यूथ में और ये सब में जो खत्म हो गया। अब कई बार मूर्ति प्रथा की बात करती, मंदिर में क्या है? हुँ, हुँ। तो एक बार मैं कहीं गया था, तो मैं वही श्रीनाथ जी, आप गोविंद जी मंदिर जाते हो? हाँ, सब जाते हैं। हुँ, हुँ। मैं वही मंदिर, गोविंद जी के मंदिर में मूर्ति पड़ी हुई है, उसको तो जाके नमस्कार करके हाथ जोड़ जाड़ के और कई चीजें मांग के आते हैं। हुँ, कि साहब भगवान ये भी दे देना, ये भी दे देना, ये भी दे देना, और आपकी चीजें पूरी हो जाती है। और वही बगल में खजाना का रास्ता, हुँ। वो मंदिर, वहाँ मूर्तियां खूब सारी पड़ी हुई है, वो देखते भी नहीं, और जूतियां वूतियां लेके सब कचरा लेके डालते हो। क्या कारण भाई? वो माइंडसेट। नहीं कि वो मूर्ति आपका काम कर रही है, ये हुँ, मूर्ति पे आपका फेथ नहीं है। हुँ। क्यों, क्या है ऐसा? देखिए ये हमारी बॉडी जो है, ये पूरी कॉस्मिक एनर्जी को एंट्री करती है। यहाँ से बिल्कुल, हाँ। आप यहाँ हाथ लगाओ, आपको गर्म मिलेगा। पूरी कॉस्मिक एनर्जी यहाँ से एंट्री करती है और हाथों से निकलती है। हुँ, मैं हुँ। हजारों आदमी जाके अपनी हाथ जोड़ के और अपनी कॉस्मिक एनर्जी को उस पत्थर में डाल रहे हैं। वो एनर्जी का बेसिकली एक बड़ा सोर्स बन गया है। है, अब बिल्कुल। अगर आपकी एनर्जी, अगर आपने बिजली लाइट जलानी है, वो स्विच पे जाना पड़ेगा ना, हुँ, हुँ। और स्विच पे गंदगी हो गई या तार ढीला हो गया तो स्विच नहीं जलेगा। बिल्कुल। अगर आप में मन में करंट है, अगर आप शुद्ध हो और शुद्ध मन, उस आप में अच्छा पावर है, और सामने उस पावर पॉइंट से कोई बात करोगे तो पावर कनेक्ट हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर डिसबैलेंस होके जाओगे तो वो आपका काम, मूर्ति का आपका काम नहीं बिल्कुल, करेगी। हाँ, ये तो बिल्कुल। सीधा पावर सेंटर का गेम है ये। एक छोटा पावर प्लग, बड़ा बल्ब जल जाएगा ठाठाक से। वो बल्ब है, हाइड्रोजन बम है, आप जाके अपना मामला सेट करो, फट से आपने करंट आ जाएगा। हुँ।
बहुत ही अच्छी बात बोली, ये लोगों को समझ में आनी चाहिए सबसे बड़ा कि किस तरह से कॉस्मिक एनर्जी वर्क करती है चीज़ों हाँ, को सेट करने के लिए। इसलिए सांस्कृतिक उत्थान के को बात करो आप, वो सब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बिल्कुल, तो आज हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो थे वो बिल्कुल एक इक्विलिब्रियम जो हमारी सोसाइटी का सेट था उसको डिस्टर्ब करके गए और आज तक जो करंट चैलेंजेस हैं प्रचार जी ने बताया कि किस तरह से वही चीज़ों के कारण वो करंट जो चैलेंजेस हैं, जो लैक्यूने हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, गैप्स बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमें सोसाइटी में इक्विलिब्रियम सेटल करने के लिए ही काम करना पड़ेगा। तो हमारे साथ बहुत-बहुत धन्यवाद प्रचार जी इतना टाइम देने के लिए और आगे भी हम कुछ चर्चाएँ करते रहेंगे इनके साथ क्योंकि इनका जो आपने देखा नॉलेज जो है ग्रामीण इसका बहुत लार्ज लेवल पर है। तो आगे-आगे हम लोग मिलते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।